में सिलेक्शन होगा। आप में से सभी साथी चाहते हैं कि जीवन की इन कठोर और विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सर एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, तो यही मौका है आप सभी के लिए। बस कुछ दिन की बारी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। सर इस 4th ग्रेड एग्जाम के लिए क्या पढ़े? 40 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के लिए 2025 के पेपर्स की मेरी ये मैराथन देख लीजिएगा। दोनों की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है। 10 प्रश्न राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स की दोनों की पीडीएफ थ्योरी वाली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड है। 50 क्वेश्चंस का मैटर हो गया। इसके अलावा आपकी पॉलिटी, राजस्थान, इंडिया, कंप्यूटर और साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके को मिलाकर के 500 क्वेश्चंस की मैराथन सीरीज आप सभी के एग्जाम तक चलाऊंगा। 500 क्वेश्चंस की सीरीज के ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण होने वाले हैं। तो सभी साथी एग्जाम तक एक ही चैनल से जुड़े रहें, और वो है आपका प्यारा माइंड मैप। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। कह दीजिए हालातों से कि मुझे इतनी नफरत भरी निगाह से मत देख। मेरा अंदाज दुनिया से निराला है और मेरे गुरु ने कहा कि बहुत ही जल्द मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। एक बार फिर से आप सभी का साथ देने आ गया हूं। आपको हारने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और इतना सरल सा पेपर आएगा जितना पटवारी का अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया है। अधीनस्थ बोर्ड ने जो पटवारी के लिए सीईटी ग्रेजुएशन वगैरह का पेपर लिया है, उसके बाद में पटवारी करवाया है। ये 10th लेवल का है, 4th ग्रेड का एग्जाम। इसीलिए तो मैंने कहा है कि कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। यूट्यूब से आपको 120 में से 100 से ज्यादा प्रूफ दे दूंगा। आगामी कुछ दिन तक मेरी क्लासेस जो रहेगी, अगर किसी ने अटेंड कर ली, मां सरस्वती का आशीर्वाद बरसेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपने 6 लाख का टारगेट पूरा किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन है, हिस्ट्री कल्चर के, ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और करंट के 15 क्वेश्चन और जोड़ दो तो 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन सब का कंटेंट दूंगा, और वैसे दे चुका हूं 12 घंटे। आज वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार अधीनस्थ बोर्ड पूछता है राजस्थान जीके में। हिंदी इंग्लिश के भी बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, बार बार वही पूछते हैं, सीधे सीधे मिल जाएंगे। कंप्यूटर के वो प्रश्न है 200, जो 5 में से 5 मिला दूंगा। उसके बाद पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस आते हैं इंडिया और राजस्थान के, उसके भी बढ़िया वाले, संविधान के और राजस्थान की पॉलिटी। साइंस जो आपके सिलेबस में दे चुकी है, मानव शरीर है, रोग है, धातु वगैरह हो गया, अनुवंशिकी वगैरह हो गया, सारी चीजें लेके आए हो। और करंट अफेयर्स क्या ही कहना, चल मेरी डोल की डमाक कदम, किसका झिंटिया किसका तम। आजो 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 आजो, सारे बच्चे आ गए। तो भाई सुबह से लगातार पिछले 30 घंटे से लगा हुआ था इसी क्लास के ऊपर, तो अब जाकर ये क्लास कंप्लीट हुई है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे। स्टार्ट करें, चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, मैं पहले उसी के ऊपर फोकस करूंगा। सुनिएगा, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ है वो आपके मलिनाथ जी ने चलाया था, याद रखना। और एक आता है कामड़ पंथ। कामड़ पंथ का भी अधीनस्थ बोर्ड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, और ये आपके कामड़ पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया था? कामड़ पंथ की बात करें तो ये आपके रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था, जिनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य करने वाले लोग आपके कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पाबूजी की बात करें, पाबूजी राठौड़ हुआ करते थे। पाबूजी राठौड़ लोक देवता जो अपने कोड़ूमंड फलोदी, है ना, कोड़ूमंड फलोदी से संबंधित है। और गोगा जी की जाति एक बार पूछी थी कि भाई कौन सी जाति से बिलोंग करते, तो आप चौहान थे, है ना। और गोगा जी चौहान है, ये आपको याद रखना। ददरेवा चुरू से याद रखना। ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, ये 4th ग्रेड के पेपर लेके आ जाओ भाई, माइंड मैप के जाके बोलना माइंड मैप के 4th ग्रेड के पेपर चाहिए। बड़ी बात यह है कि 20 टेस्ट दिए गए हैं, 7 के अंदर OMR दी गई है। अगर OMR में गोले भरने का यूं अभ्यास नहीं किया ना, तो फिर एग्जाम हॉल में कहोगे गुरुजी मेरे तो नेगेटिव चला गया, मेरे 5 गोले के ऑप्शन गलत हो गए। तो भाई ये किताब लेके आ जाओ, मार्केट में ऑफलाइन ही लेके आनी है। मदन सर की बोलना 4th ग्रेड के 20 मॉडल पेपर चाहिए, फटाफट लेके आ जाओ ना, कल सुबह ही अपने आसपास से। तिलवाड़ा पशु मेले की अगर हम बात करें, तिलवाड़ा पशु मेला है कौन से लोक देवता की स्मृति में?
मल्लिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और कई बार कहते हैं कि लूणी नदी के किनारे कौन सा मेला होता है? चैत्र के महीने में अपने कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 11 तक चलता है मल्लिनाथ जी पशु मेला, लूणी नदी के किनारे मालानी का मेला है, याद रख लेना। अगला है कि किस लोक देवता की ख्याति है वो 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में? 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हम बात करें यहां पर 1567-68 का चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। हम बात करते 1500 अकबर ने जब हमला किया था उदय सिंह के समय में, तो कल्लाजी राठौड़ को इसके लिए जाना जाता है। 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब एक बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री कल्चर में थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि जलवा आप 12 घंटे क्लास में देख चुके हैं, मात्र 30 दिन हुए नहीं हिस्ट्री कल्चर की क्लास को। पूरे राजस्थान में किसी की कोचिंग की तुलना में 12 लाख बच्चों ने वो क्लास देखी है, बताऊंगा अभी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक आपके रामदेव जी हैं। देवनारायण जी को हम कहते हैं आपके भगवान विष्णु के अवतार, और इसके साथ साथ हम वह कहते हैं इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तेजा जी हैं तो दौड़िया वीर है ना, और गोगा जी हैं तो हम जहार पीर के रूप में इस नाम से, मतलब अलग अलग। महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध किया था, गजनवी के साथ में भाई मौसेरे थे, अर्जन सर्जन, है ना, तो वो उस समय की बात है। बच्चे बार बार तुम लोग कॉल मत किया करो, मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दिया करो 8955982723। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, इसको बार बार कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज छोड़ दिया करो, मैं फ्री होऊंगा देख लूंगा। निम्न में से किसे मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है ना, मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे पाबूजी महाराज। अब पाबूजी का मेला है वो आपके अब अगले 20 दिन इतना बड़ा धमाका करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेहनत के दम पर पूरा पेपर मिला के दिखाऊंगा, ठीक है? ये लीक वीक वाले तो ऐसे ही बदनाम है। मेहनत के दम पे पूरा पेपर मिलाएंगे, चिंता मत करो। कोलू मंड, बस जाना मत को इधर उधर की मैराथन देखकर। अब मेरा ही थंबनेल कॉपी होगा 10 जगह, ठीक है? तो जहां ज्यादा व्यू जाते हैं उसका थंबनेल कॉपी कर लेते हैं लोग। तो हाँ, कल तेजा दशमी, याद रखना, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की यानी उजाड़े पक्ष की दशमी, तेजा दशमी। प्रश्न एग्जाम में आता है। हाँ, तो ये आपके पाबूजी को इसका श्रेय जाता है। थाली नृत्य इनकी आराधना में आयोजित किया जाता है। कौन सा नृत्य होता है? थाली नृत्य। पाबूजी राठौड़ थे। आगे देखो, जितने साथी जुड़े हुए हैं उनको एक टारगेट दे रहा हूं अपने इस चैनल को। अभी मैं 2nd ग्रेड को पढ़ा हूं, तब तक आपको इसको 7 लाख पूरा करना है। 7 लाख पूरा करना है सभी साथियों को। आज इस क्लास की समाप्ति तक और कल सुबह तक तो 6.25 लाख बच्चे हो जाएंगे। हर एक विद्यार्थी अगर अपने किसी दोस्त को कहता है कि सब्सक्राइब कर लो मदन सर के चैनल को, तो भाई तुम जोड़ो उन बच्चों को जो भटक रहे इधर उधर। 7 लाख का टारगेट देके जा रहा हूं। अगले 7 सितंबर के बाद में, 7 सितंबर के बाद में क्लास लूंगा। 7 सितंबर तक 2nd ग्रेड वालों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगले 12-13 दिन आपके साथ में हूं। अगले 15 दिन तक आपका जो पेपर चलेगा तब तक आपके साथ में हूं। अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ बार बार करते हो, बहुत बड़ी पीडीएफ है, 500-700 प्रश्नों की पीडीएफ है। तो सेव कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, तो मैं वापस से सेव करता हूं और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। ये वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, नहीं समझे क्या? ये ब्लैक कलर की जो पट्टी है उसके ऊपर एक ब्लू कलर का लिंक है, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम में जाओ, ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको करंट अफेयर्स की 12 घंटे की क्लास की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ सारा मिल जाएगा। उसके ऊपर एक मनी इन्वेस्ट का बार बार आता है कि डबल हो जाएगा पैसा, तो भाई मैं कोई पैसा डबल नहीं करता हूं। टेलीग्राम वालों की ऐड होती है जो हमें दिखती नहीं है और फर्जी ऐड होती है, हर एक कोचिंग के टेलीग्राम पे आती है। तो प्लीज, कई बार बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप पैसा डबल करवाते हो। ना भाई, मैं यूट्यूब में ऐड ही बंद कर रखी हूं। मेरे चैनल पे कभी ऐड आती है क्या? ऐड इसलिए बंद कर रखी है ताकि पढ़ाई के टाइम में बार बार एक वीडियो देखो और 100 ऐड आ जाए। पैसा तो मेरे खूब आएगा लेकिन तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैंने ऐड भी बंद कर रखी है। मुझे पैसे का लालच नहीं है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी भी ऐड पर क्लिक ना करें, वरना इतना पैसा कमा सकता हूं यूट्यूब से कि राजस्थान में भले एसडीएम की नौकरी है, भले जज की नौकरी हो, यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकता हूं, उन सबको पीछे छोड़ दूं। ठीक है ना? विद्यार्थी शिक्षक हूं, हमेशा आर्थिक हित बड़ा नहीं होता, तो ये चीजें मुझे रोक देती है कई बार पैसा कमाने से। अब तुम सोचो, मेरा वीडियो देख रहे हो और बार बार अगर ऐड आ जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना? कि एक तो
है ना। देख लेना, ये तो एक प्यार की बात है, तुम्हारा मेरा प्यार ही ऐसा है, क्या करें। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल है तेजाजी महाराज का, वो है आपका बांसी दुगारी। बांसी दुगारी आपका बूंदी के अंदर स्थित है और तेजाजी महाराज की कर्म स्थली है। तेजाजी महाराज की ये कर्म स्थली रहा है बांसी दुगारी, ये आपको याद रखना है। तेजाजी महाराज के संबंध में हिस्ट्री कल्चर की व्याख्या थोड़ी कम करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस वजह से। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगाजी महाराज को हम जहार पीर के नाम से जानते हैं। अर्जन सर्जन के साथ में युद्ध, महमूद गजनवी ने कहा है ना, मुसलमानों के द्वारा पीर कहा जाता है। तो महमूद गजनवी, आज से 1001 साल पहले की बात है। महमूद गजनवी, ददरेवा चुरू, इनका जन्म। आसींद भीलवाड़ा, अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछ लिया जाता है। निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है आसींद भीलवाड़ा? आसींद भीलवाड़ा की हम बात करें तो ये आपके भगवान देवनारायण जी से संबंधित है ना। तो ये भगवान देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है, वो यहां पर बना हुआ है। तो आसींद भीलवाड़ा आपके देवनारायण जी भगवान से संबंधित है। नीम के पत्ते वगैरह, ईंटों वाले देवता, नीम के पत्ते चढ़ते हैं, ईंटें ले जाई जाती है यहाँ पर अजमेर से। कई सारे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इनके संबंध में। कौन से लोक देवता को आपका धौलिया वीर कहते हैं? अपने धौलिया वीर तेजाजी महाराज को कहते हैं, और तेजाजी महाराज को काला और बाड़ा के देवता भी कहते हैं ना। काला मतलब सर्प के देवता, काला मतलब सर्प के देवता, और बाड़ा मतलब पहले नारू रोग होता था, जहां पैरों के अंदर क्या होता था कि मतलब एक सफेद धागे जैसी संरचना निकलने लगती थी, वो रोग जो होता था उसके देवता। ये अच्छा प्रश्न, इनके बारे में कई बार आता है, याद रखिएगा। तेजाजी का आपका जन्म स्थान, तेजाजी का जो आपका जन्म स्थान है वो खरनाल नागौर के अंदर है ना। धौलिया वीर, इनके अनेक उपाधियां वगैरह है, तो ये आपके नागौर के अंदर है, खरनाल नागौर के अंदर, खरनाल नागौर के अंदर। ददरेवा चुरू है तो गोगा जी से संबंधित हो गया। आसिंद भीलवाड़ा है तो आपके देवनारायण जी से संबंधित है। कोलुमंड फलोदी है तो पाबू जी से संबंधित है। मलिनाथ जी पशु मेला आपके तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है, और तिलवाड़ा आपके बाड़मेर के अंदर यहां पर यह मेला आयोजित होता है। कौन सा पशु मेला और जिलों का जो युग्म है? अभी तो राजस्थान जी के चलेगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे। पॉलिटी के अंदर आपके राजस्थान और इंडिया दोनों की पॉलिटी आएगी। और 4th ग्रेड के अंदर क्या प्रश्न आएंगे? सीधा सीधा प्रश्न आएगा, अंदर से प्रश्न नहीं आएगा। अंदर से सिर्फ और सिर्फ 10-15 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 100 प्रश्न बिल्कुल सीधे होंगे। कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 70 मान लो, 75 मान लो, लास्ट टेंशन मत करो, 90+ सही कर दो, जनरल ओबीसी वाले सिलेक्शन ले जाएंगे कट कटा के। कौन सा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला आपके हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, ये आपके कहां पर आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। गोगामेड़ी पशु मेला है तो आपका नोहर हनुमानगढ़ के अंदर हो गया। शिवरात्रि पशु मेला है तो करौली के अंदर आयोजित होता है, सवाई माधोपुर में आपका आयोजित नहीं है, तो ये आपका कहां पर हो गया? करौली के अंदर आयोजित होता है। फिर रामदेव पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदेव पशु मेला है, तो सब आपके नागौर के हैं, बड़े फेमस मेले हैं। आज 5000 से भी ज्यादा लाइव का टारगेट है, फटाफट शेयर करो। प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला है, वो किस जिले में आयोजित होता है? घोटिया अंबा मेले की बात करें तो बांसवाड़ा के हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ जिसे कहते हैं, पहला कुंभ तो है आपका कौन सा? बेणेश्वर वाला, और दूसरा वाला जो कुंभ है ये घोटिया अंबा का मेला कहलाता है ना। आदिवासियों का हम इसे कहेंगे सेकंड कुंभ मेला, इसे कहेंगे सेकंड कुंभ कहेंगे, और ये आपका बांसवाड़ा में लगता है घोटिया अंबा का मेला। अगला देखिएगा, राजस्थान में गधों का मेला। इस गधों के मेले को कई बार कहते हैं गर्दभ मेला। एक बार पूछ लिया सीईटी के अंदर आपका डंकी मेला पूछ लिया है ना, तो ये कई बार नाम बदल बदल करके पूछ लिया जाता है। सीधा सा याद रखिएगा, यहां पर आपके ये लूणियावास जयपुर के अंदर आयोजित होता है, और चैत्र के महीने में जहां माता जी की पूजा होती है, कौन सी माता जी? शीतला माता जी। लूणियावास जयपुर, शीतला माता जी का मेला। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का पुष्कर, वागड़ का कुंभ, अनेक उपनाम हैं जिसे हम कहते हैं। तो आदिवासियों का जो कुंभ मेला है डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है, जो नवा टापरा एक जगह है। तो नवा टापरा जो गांव है, नवा टापरा गांव में सोममाही और जाखम के संगम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर, कौन से अवसर पर? माघ पूर्णिमा पर मेला बढ़ता है। और संत मावजी जो यहाँ के प्रसिद्ध संत हुए, जिन्हें हम वागड़ का धनी कहते हैं, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, उन्हीं के बारे में है। राजस्थान के अंदर
पोमचो का हुए, देखो पोमचो एक ओढ़नी होती है, ओढ़नी की हम बात करें तो ओढ़नी गुरु जी कुण पहरे, तो देखो मां बनने पर मां बनने की उत्सव पर, कहने का मतलब है सद्य प्रसूदा, सद्य प्रसूता जिसे हम कहते हैं, जिसके नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, उस महिला के द्वारा पीला पोमचा उड़ा जाता है ना, क्या क्या कहते हैं, पीला पोमचा, पीला ओडो है ना, पीला ओडो आशीर्वाद देती है सासू माँ बहू को कि शादी हो गई, वंशवृद्धि करो, अब तो पीला ओडो आशीर्वाद है ना, पीला ओडो लाडू जीमो और भी आशीर्वाद देवे है ना। तो ये अपने कल्चर का पार्ट है। पीला पोमचा, एक है आपका चीड़ का पोमचा, चीड़ पोमचा भी होता है जो आपके शेखावटी वगैरह में विशेष रूप से और विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो याद रखिएगा। मध्यकाल के अंदर आज से 500-700 साल पहले की बात करें तो एक खंगो, ये खंगा क्या था सर, खंगे की हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर है वो खंगा क्या हुआ करता था, तो जो पोतिया है, पगड़ी है, जो साफा है माथे में, गुलाबी, एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया, हाँ सुजल कह रही है, तो गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर, मैं सब कुछ करवा चुका हूं। चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं के द्वारा, गुलाबी है, हम सारी चीजें आके बताऊं को नहीं, क्लास करवा चुका हूं हिस्ट्री कल्चर की, एक सिंगल क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पगड़ी होती है। हिस्ट्री कल्चर 12 घंटे की क्लास देख ली तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 में से 38-39 क्वेश्चन राइट करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। 4th ग्रेड के हड़के से पेपर कह रहा हूं मैं, कठिन से कठिन आ जाता है तो भी मिला देते हैं, तो सरल पेपर है, टेंशन नहीं लेनी, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। बुलाक जो आभूषण है, इस बुलाक आभूषण को स्त्रियों द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है? बुलाक आभूषण है वो आपके नाक का आभूषण है, नाक के अंदर कई सारे आभूषण पहने जाते हैं, जैसे हाँ जी, नाक के आभूषण में अनेक हैं, जैसे यहां पर जो है चूप और एक चुपा, अभी प्रश्न पूछा गया था पटवारी पेपर के अंदर, चूप, तो चूप तो हो गया आपके कहां का, दांत का आभूषण, लेकिन चुपा जो है यहां पर पहना जाता है। चूप एक कील होती है जो दांत के आभूषण के रूप में ठोकती, यहां पर दांतों में लगा दी जाती है, चूप 2 अक्षर का, कील हो गई, लेकिन चुपा है वो नाक का है, लौंग है, लटकन है, फीणी है, भंवरा है, ये सब नाक के आभूषण है। क्लास चौकी लागेला था ना, पूरे सारे 8 सब्जेक्ट पूरे, 7 लाख सब्सक्राइबर कर देना 7 तारीख तक, ठीक है। हाँ आज देखो मैं कितना सब्सक्राइब करो थे लोग, पचावे एड़ी रेडी क्लास और आवेला धमाकेदार, यो प्यार बरकरार रहना चाहिए, बस तुम्हारी सक्सेस पे मैं खुश और मेरी सक्सेस पे तुम लोग खुश। आ जाओ। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जो ये हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवात वगैरह हो गया तो ये आपका अलवर भरतपुर वाला हो गया। वागड़ी है तो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर है ना, याद रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। मैं जानबूझ के कठिन प्रश्न नहीं लाया, ये 4th ग्रेड है, आरएस प्री नहीं है। आरएस प्री में भी मैं आपके 80 से 90% मिला देता हूं, याद रखना, ठीक है। कोई नया बच्चा हो ना तो यूं उसको भी नहीं छोड़ता, तो ये तो 4th ग्रेड है। तो लेवल जैसा एग्जाम है वैसे लेवल के हिसाब से क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन यही आएंगे। अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीलों की बोली कहा? देखो भील थारा वह दक्षिणी राजस्थान के मायने, तो दक्षिणी राजस्थान में जो है वागड़ी बोली जो है उसे भीली बोली कहा जाता है। डिंगल है तो पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा हो जाती है वो डिंगल है। पिंगल है तो पूर्वी राजस्थान, अलवर भरतपुर करौली वगैरह ये वाला, ठीक है। ओके, मैं तो डरता नहीं हूं 4th ग्रेड वाले पेपर को, मैंने कहा यूट्यूब से क्वेश्चन मिला दूंगा। तुम लोग डरते हो क्या? नहीं डरते हो ना? शेर हो मेरे सभी, शाबाश। साहित्यिक रचनाएं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है मैं वही लेके आया हूं। साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं, सामने साहित्यकार दिए गए, आंसर कर दो फटाफट। वीर सतसई है वो आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई 1857 की क्रांति के ऊपर। अब सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक वंश भास्कर भी बहुत इंपोर्टेंट रचना लिखी गई, वंश भास्कर, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। बूंदी के राजा जो है राम सिंह द्वितीय के दरबारी हुआ करते थे, आता है प्रश्न एग्जाम में। एकलिंग महात्म्य है वो आपके कान्व व्यास की रचना है, जो आपके कुंभा के दरबारी, कान्व व्यास और ये कुंभा के दरबारी थे, तो ये आपको याद रखना। चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारट लिखिया। केसरी सिंह बारट की ने 1903 के अंदर फतेह सिंह जी जा रहे थे दिल्ली जाऊं, तो फतेह सिंह जी ने क्या उठे नाती को भाड़ा थे, काय काम दिल्ली जा रहे हो कि लॉर्ड आ रहे हैं मैं जाऊंगा, तो 13 सोर्ट भेजे, उसको पढ़ के वापस आ गए थे। ढोला मारूरा दुआ, ढोला
ढोला कवि कल्लोल, याद रहेगा। राव जयसिरचंद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास के ऊपर यह रचना लिखी गई है। बीकानेर के राठौड़ों के ऊपर यह इतिहास के ऊपर रचना लिखी गई है। राव जयसिरचंद है वो बीटू सुजा के द्वारा लिखा गया है और बीकानेर के जैसे जो राठौड़ थे उनके ऊपर लिखा गया यह ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है कि आपको कितना आता है, बड़ी बात यह है कि आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करते हो, आप प्रश्नों को कैसे पढ़ते हो। इसलिए तो कह रहा हूं ओएमआर वाली वो किताब ले आओ मेरी वाली, 20 पेपर दिए हुए हैं, 20 ओएमआर के पत्तियां साथ में दी हुई हैं। खूब प्रैक्टिस करो, तारे पग में कांटो ही को नहीं भागे। ठीक है, एनु ज्यादा मैं कहीं नहीं कह सकूं। तो नजदीकी बुक स्टॉल से जयपुर वगैरह हर एक जिले में पहुंची हुई है, ले आओ कल ही। जो प्रैक्टिस करके पेपर देने जाएगा उसका सिलेक्शन तय है। बिना यूं मुंह उठा के वर्ल्ड कप खेलने जाएगा तो पहली बॉल पे बोल्ड होगा ना बेटा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बीसल देव रासो, 20 आदमी नर, तो बीसल देव रासो। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर वालों के ऊपर लिखी गई रचना। खुमान रासो दलपत विजय है। वैली कृष्ण रुक्मणी है, पृथ्वीराज राठौड़ है। राव जयसिरचंद अभी जस्ट पढ़ा, तो ये आपका हो गया राव जयसिरचंद, बीटू सुजा। शिवदास गार्डन के द्वारा क्या लिखा गया था? कमेंट कर दो रे फटाफट। शिवदास गार्डन के द्वारा अचल दास खिंची की वचनिका। ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था, यही अधीनस्थ बोर्ड था और इससे 2 लेवल नीचे का पेपर, 2 लेवल ऊपर का पूछा गया था पटवारी में। वो बड़ा एग्जाम होता है 4th ग्रेड से, तो यही अधीनस्थ बोर्ड था। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिए, मैंने तो बहुत तगड़ी तैयारी कराई थी और 150 में 140 क्वेश्चन हूबहू मिला भी दिए। वीर विनोद ग्रंथ है वो आपके किसने? श्यामल दास जी ददीवाड़िया ने। पटवारी में ये पूछा कि ये किसके दरबारी थे? तो दरबारी विद्वान जो थे ये आपके एक तो शंभू सिंह और उनके बाद में उनके बेटे सज्जन सिंह। तो शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबार में थे। बात कतरी पुरानी है गुरुजी, अब ज्यादा कौन नहीं, ठीक है, बस 150-1 साल पहले। तो ये याद रखना। आगे देखो, बातारी फुलवारी और जब भी साहित्य आपके सिलेबस में और विजयदान जी देता और कन्हैयालाल सेठिया का प्रश्न न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी है वो आपके विजयदान जी देता है। देखो ध्यान रखना, नीचे विजय सिंह पथिक दिया हुआ है, तो उन्होंने तो किसानों के लिए आंदोलन वगैरह किया था। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना। मैं 50,000 बच्चों के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। मुझे यहाँ 500 बच्चे सिलेक्ट नहीं कराना है, मुझे 50,000 माताओं को खुश करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके बच्चों को सिलेक्ट करवा के। तो ये पथिक जी तो आंदोलन वाले हैं। माणिक्यलाल जी वर्मा है तो मेवाड़ के जो प्रजामंडल वाले हैं। शिवचंद जी भरतिया वाला प्रश्न पटवारी में पूछा गया था। फर्स्ट गद्य लेखक, राजस्थान के साहित्य के पहले गद्य लेखक जिसने कहानी लिखी हो, उपन्यास लिखा हो, कनक सुंदर उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, विश्रांत प्रवास, ये पटवारी में पूछा था। ठीक है, और प्रश्न कट्टे पूछियो पटवारी रामायण, सीधे सीधे प्रश्न आवे। जहां से प्रश्न आ रहा है वही प्रश्न लेके आया हूं, मिला दूंगा पूरा पेपर, टेंशन ना लो। विजयदान जी देवता की जो बातारी फुलवारी है, इस बातारी फुलवारी की हम बात करें, बातारी फुलवारी की हम बात करें तो टोटल 14 खंड है। कितने खंड है? टोटल 14 खंड है। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 10वें खंड के लिए मिला था। कौन से खंड के लिए? 10वें खंड के लिए। लील टांस के लेखक कौन है? लील टांस एक बहुत अच्छी रचना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल जी सेठिया है आपकी लील टांस। लील टांस हो गया आपका, धरती धोरारी हो गई, ये सब इनकी फेमस रचनाएं हैं। धरती धोरारी, धरती धोरारी, ठीक है, धरती धोरा, लील टांस, इसके साथ साथ मिमजर वगैरह इनकी रचनाएं हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर है? हाँ है गुरुजी। पॉलिटी है और करंट है? हाँ सी है गुरुजी। तो ये सगड़ा क्वेश्चन मैंने क्लास में लेना है, थारा अलग कहीं लगाऊं ये बताओ? अलग नहीं लगा सकता, मैं एक अकेला जीव हूं, है ना। ऐसा तो है नहीं हाथ घुमाया गंगाधर से शक्तिमान बन गया। तो यार तुम लोग है ना, मुझे इतना थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, दोनों के लिए क्लास है। गौरी देवी की हम बात करें, राजस्थान की किस लोक संगीत शैली से जुड़ी हुई है? लो कर लो बात। गौरी देवी आज जस्ट मैंने क्वेश्चन डाले, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये शॉर्ट्स देखा अभी जस्ट मैं क्लास में आने से पहले 10 मिनट पहले ही वीडियो डाल के आया, 20,000 लोगों ने देख लिया 10 मिनट के अंदर, देखा? तो ये याद रखना। हाँ, शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो? ये मांड गायिकाओं वाला प्रश्न है, वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मांड गायिकाओं वाले प्रश्न देखा करो।
ये शॉर्ट्स वाले आज वाला शॉर्ट्स देख लोगे तो मजा आ जाएगा कि भाई मांड गायिकाओं वाला प्रश्न क्लियर हो जाएगा। पटवारी के पेपर में पूछा था मांड गायकी के लिए पद्मश्री किसे मिला, तो आज के शॉर्ट्स में मैंने बताया, और पद्मश्री 2 महिलाओं को मिला है ना, एक 2025 में, एक 1982 में। गौरी देवी की बात करें तो मांड गायकी संबंधित है, 2 गौरी देवी है आपके, एक तो बीकानेर वाली है और एक पाली की। बताओ, तो दोनों ही गौरी देवी मांड गायिका वाली, पाली वाली तो भैरवी राग में गाती थी। और इसकी ट्रिक भी बताई, कौन कौन मेरा शॉर्ट्स देख आया, सबको पता है, कमेंट करो रे, ट्रिक बताओ। सारा शॉर्ट्स देखते हो, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, कौन है वो वागड़ की मीरा के नाम से, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में। देखो गौरी देवी तो है आपके मांड गायिका, लेकिन गौरी बाई है वो आपकी डूंगरपुर की है। और गौरी बाई ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, इसी वजह से इनको क्या कहा गया, वागड़ की मीरा। अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो आपकी राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, वो मीराबाई को कहते हैं, इसका भी शॉर्ट्स डाला हुआ है। राजस्थान की राधा मीराबाई होगी। दूसरी मीरा कौन है, तो राणाबाई है। दूसरी मीरा है राजस्थान की, दूसरी मीरा, राजस्थान की जो सेकंड मीरा का प्रश्न आ जाए तो वो है आपकी राणाबाई। और राणाबाई जो है आपके डीडवाना कुचामंच में हरनावा गांव है, हरनावा डीडवाना की है। पहले की महिला संत मध्यकाल के अंदर, आज के टाइम में तो कहां संत पैदा होते हैं, कुछ कुछ ही संत बच्चे हैं, अच्छे इंसान भी उन्होंने। आगे आ जाओ फटाफट अगले प्रश्न में। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग को गाने के लिए फेमस है, बसंती, जजवंती, मल्हार, मांड। तो ये मांड को गाने के लिए फेमस है। 1982 के अंदर आपको मिलता है पद्मश्री, 1982 में इसके लिए आपको मिलता है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी। मंजीरा हो गया, तानपुरा हो गया, चौतारा यानी जिसमें 4 तार हैं, जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र है ना, तो ये कौन से मतलब कौन से नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न अभी गैर वाला पूछा गया था। तो ये 13 ताली नृत्य के अंदर आपके वीणा वगैरह, चौतारा वगैरह, रामदेव जी की आराधना में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और गैर वाला पूछा गया था जिसमें बांकिया वगैरह, वो पीठ अभी पटवारी में पूछा था। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो देवनारायण जी के जो भूपे हैं ना, वो गले में लटका के रखते हैं किसको, जंतर को, जिसके 2 मुंह होते हैं, आगे और पीछे। ओके, रबाब है, रबाज है, चिकारा है, चौतारा है, गुजरी है, भपंग है, अपंग है, दुकाको है, ये सारे के सारे जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है वो तत्वाद्य यंत्र है। 12 घंटे वाले में सब समझाया हुआ है। तत्वाद्य यंत्र। घन मतलब किसके बने होते हैं, घन मतलब आपके लकड़ी या धातु के बने होते हैं, धातु या लकड़ी के बने होते हैं। अवनद मतलब आपका चमड़ा हो गया, ये ध्यान रखो। सुशिर मतलब फूंक मार के। कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र है, कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू मां, तो रबाज जो है ना, रवाज, ये एक तत्वाद्य यंत्र है। ये सुशिर है, ये भी सुशिर है, सतारा भी उसी में आ जाएगा। सतारा में गुरुजी तार आ रही हो तो तत् नहीं होगा, है ना, वो तार ऐसे ही आया हुआ है। थोड़ा सा ट्रिक से भी पढ़ना सीखो, मैंने बताए हुए 12 घंटे में लिखा थे ना। 35वां क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना बालोतरा वर्तमान में उसके किले को जीत करके उसका नाम क्या रखा था, इसने खैराबाद रखा था। और सिवाना के किले की हम बात करें, 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना को जीता, फिर 1311 ईस्वी के अंदर जालोर को जीता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे उस समय की बात है। खिजराबाद तो आपके चित्तौड़ किले का नाम है। अब ऐसे 4th ग्रेड में तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि किस किले का क्या नाम है, अलाउद्दीन ने क्या नाम रखे थे। किसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण कराया, तारागढ़ किले का निर्माण बर सिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी के अंदर। 1354 ईस्वी के अंदर राजा बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और तारागढ़ किला आपको याद रखना है, एक अजमेर में भी है, उस तारागढ़ को गढ़ बीठली कहते हैं, है ना। कंसेप्ट क्लियर कर लो, बस पेपर मिल जाएगा, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। गढ़ बीठली, बढ़िया नींद लो, टेंशन नहीं करनी, पेपर नहीं डरना। अजमेर, गढ़ बीठली आपका कौन सा, अजमेर। सुवर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है, तो सुवर्ण यानी कि जो सुंदर दिखने वाला, और है कि गोल्डन सिटी। सुवर्ण तो है आपका जालोर वाला, लेकिन जैसलमेर वाला पूछे
तो ये स्वर्णगिरी है। स्वर्ण मतलब कि गोल्डन जो किला है, सोने जैसा किला है जो पीले पत्थरों से बना हुआ है ना, ऐसा प्रश्न पूछ ले। चित्तौड़ का किला है तो वो मेसा के पठार पे बना हुआ है ना, अनेक बातें हैं। बाला किला जिसे आपका कुंवारा किला भी कहते हैं। गुरु जी कुंवारा क्यों कहे, इसकी शादी नहीं हुई क्या? अरे इसकी शादी हुई, लेकिन हम कहेंगे कि कुंवारा किला मतलब इसके ऊपर कभी हमले नहीं हुए। तो हमले सबसे ज्यादा किस पे हुए? अरे अजमेर बीचों बीच है, तारागढ़ माते सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्थानीय हमले और सबसे ज्यादा विदेशी हमले हैं तो हनुमानगढ़ का जो भटनेर का किला है, उत्तरी भट किवाड़ जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। यहां कह रहा है बाला किला, और बाला किला था अलवर रामायण, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद निम्न में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर है? ना ना देसी नाम मत निकाल, ऐसा किला मत बोल कमेंट बॉक्स में, वो तो आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, जिसकी पत्नी मर जाए उसे विदुर कहते हैं, और तुमने देसी भाषा शब्द इस्तेमाल कर लिया ना। निम्नलिखित में से किस शहर में आपका सहस्त्रबाहु 1000 भुजाओं वाला, तो भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्रबाहु मंदिर है, वो उदयपुर के नागदा में है। नागदा, सांस बहु मंदिर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस बहु मंदिर भी कहते हैं। नाग मतलब छोटी, नाग जैसी छोटी, कभी सांस की छोटी, बहु के हाथ में तो सांस। ये ट्रिक से थोड़ा दिमाग बैठा कर, उदयपुर के मायने छोको है प्रश्न, बार बार पूछे। आगे देखो, और केला देवी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी पूछा था, है ना, केला देवी वाला अभी पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नदी भी पूछ ले, केला देवी करौली है, और नदी आपसे पूछे तो काली सिल नदी याद रखना, और त्रिकूट है गुरुजी। अब त्रिकूट पर्वत है कि ये पहाड़ी है गुरुजी? देखो मंदिर है ना, मंदिर तो पर्वत पर भी बन सकता है छोटा सा, लेकिन पहाड़ी हो तो उसके ऊपर तो किला बनता है, पहाड़ी के ऊपर किला। तो जैसलमेर का जो किला है वो त्रिकूट की पहाड़ी पर है। पहाड़ी थोड़ी छोटी होती है, समतल होती है, हल्के ना, पर्वत है तो वो सीधा खड़ा होता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ओके, काली सिल नदी। और लांगूरिया नृत्य, अब बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे, लांगूरिया नृत्य बाहर अभी पटवारी के अंदर पूछा था, अधीनस्थ बोर्ड ने ही पूछा था। लांगूरिया गीत और लांगूरिया नृत्य, ये RSM SSB बोर्ड ने ही पूछा था भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन मुझे 50,000 सिलेक्शन दिलाने, ठीक है, 50,000 माताओं का आशीर्वाद मुझे चाहिए, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लग जाओ, अपने माँ बाप की उम्र बढ़ा दो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। त्रिपुरा सुंदरी वाला बांसवाड़ा में, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिरों का एक समूह है, जैन मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा है वो आपके शिरोई कड़ा हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउंट आबू जो है दिलवाड़ा वाला मंदिर, मंदिरों का ग्रुप है एक। अब राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला आपके सिलेबस में है। स्थापत्य कला की हम बात करें, मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, मीनारे, झीलें, हवेलियां, मीनारे सब आ जाती हैं। तो मुबारक महल है वो आपके टोंक नवाबों के इस नगरी में है। सुनहरी मुबारक महल, सुनहरी कोठी, एक इसको देखिएगा, मुबारक महल आपका सुनहरी कोठी, मुबारक महल, एक के सामने 4 आना चाहिए, है ना, इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर एक के सामने 4 मतलब देखिएगा, मुबारक महल है वो आपका। अच्छा प्रश्न है। देखो, एक थंबिया की बात करें तो एक थंबिया तो आपके डूंगरपुर में, रेशमा महल आपके शिकर के अंदर है। अब सुनहरी कोठी कहां पर है? तो टोंक के अंदर है, सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। और मुबारक महल की बात करें तो वो जयपुर के अंदर है। अब मुबारक महल जो आपका हम बात करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, है ना। तो सुनहरी कोठी है वो आपके टोंक के अंदर है, सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। मुबारक महल की हम बात करें, मुबारक महल है आपका हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का नमूना, इस नाम से प्रश्न एक बार पूछा था, तो वो जयपुर के अंदर है। हालांकि टोंक में भी है, लेकिन यहाँ सुनहरी कोठी दे दी इसलिए मिलान कर लिया हमने। राजस्थान में जो सोने चांदी की हवेली है ना, अभी पटवारी ने प्रश्न पूछा था, पटवा की हवेली है ना, वो मोतों की हवेली वगैरह, तो फेमस फेमस हवेलियां आपको याद रखनी है 12 घंटे वाली क्लास में से। महनसर जो झुंझुनू वाली है वो सोने चांदी की हवेली है, तो सोने चांदी को झुंझुनू दिला दे, है मां मन सोने चांदी को झुंझुनू दिला दे, तो मां से याद करना महनसर, महनसर वाली सोने चांदी वाली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पूछ लिया जाता है। अब राजस्थान की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े प्रश्न देखते हैं। सिंपल से प्रश्न पूछेंगे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरण हुए, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तो हम 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। एकीकरण का पहला चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान के राज प्रमुख का पद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। 7वां चरण जैसे ही समाप्त हुआ तो राज प्रमुख का पद खत्म कर करके 7वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था और राज्यपाल पद सृजित किया गया था। ठीक है, राज्यपाल पद बनाया गया था। सामाजिक सुधारक हम बात करें गोविंद गुरु जी। एक गोविंद गुरु जी है, वो आपके बंजारा परिवार से संबंधित थे और बांसिया गांव इनका एक बार पूछा गया था परीक्षा के अंदर कि आप कहां से हैं, तो बांसिया गांव। और बांसिया गांव की हम बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर कोनी है और डूंगरपुर रामायण है। ठीक है, बी और डी याद रखना, बी और डी याद रखना। मोतीलाल जी तेजावत और माणिक्यलाल जी वर्मा में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मोतीलाल जी तेजावत की हम बात करें तो आदिवासियों के मसीहा बावजी के रूप में आपको जाना जाता है। आदिवासियों के मसीहा बावजी। कोलियारी के अंदर आपका जन्म होता है, उदयपुर के अंदर। आदिवासियों के आदिवासी मसीहा आपको कहते हैं। और एक बात तुम लोगों को मैं बताऊं, मेवाड़ की पुकार या 21 सूत्री मांग इनसे संबंधित है। पंचीड़ा गीत है, पंचीड़ा हो गया, मेवाड़ का वर्तमान शासन हो गया। पढ़ी लिखी सारी चीजें किसकी है? माणिक्यलाल जी वर्मा की है। लेकिन यहां पर मेवाड़ 21 सूत्री मांग इनकी है, मेवाड़ की पुकार। आदिवासी मसीहा इनको कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। और 21 सूत्री मांग जिनकी हम बात करें, 21 सूत्री मांग ये आपका इन्हीं से संबंधित है, मेवाड़ के महाराणा से की थी। भोजी लंबरदार, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, बताओ भोजी लंबरदार कौन था? 1931 के अंदर, डूंगरपुर में मिल जाएगी क्या बुक? अभी तो 20 दिन पड़े हैं। 94 60 97 14 50 माइंड मैप के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना ऑर्डर बुक करके 5 से 6 दिन के अंदर अंदर बुक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 10 तारीख के बाद में प्लीज़, एग्जाम से 10 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप से मंगवा तो दोगे, लेकिन हम पहुंचा नहीं पाएंगे। नज़दीक से लेके आ जाओ। अभी 4th ग्रेड का पेपर नज़दीक है, तब तक तो 4th ग्रेड के बाद में तुम भले ही माइंड मैप के ऑनलाइन ही मंगवा देना अपने व्हाट्सएप नंबर से। अदर बुक्स की बात कर रहा हूँ, ये बुक तो मार्केट में लेके आओ, अभी मंगा सकते हो व्हाट्सएप से अगले 10 दिन तक। तो भोजी लंबरदार की बात करें तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। और देखो, एग्जाम पास करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि अधीनस्थ बोर्ड पिछले काफी सालों से कौन से प्रश्न पूछ रहा है, निकाल के जाओ, पेपर निकलेगा सीधा। ठीक है, और कोई तरीका ही नहीं है। मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे जो पीवाईक्यू पढ़ करके एग्जाम फोड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, पीवाईक्यू पढ़े, एग्जाम फोड़े, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ा। हाँ जी, सिलेक्शन का एक ही तरीका है मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम फोड़िए पीवाईक्यू से, जो मैं कराता हूं आप लोगों को। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखो, पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, लेकिन संस्थापक की बात आए तो संस्थापक के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का गठन करता है वो माणिक्यलाल जी वर्मा है। ये आप लोगों को याद रखना है, माणिक्यलाल जी वर्मा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है, सीधे सीधे आ जाता है। आजादी से पहले की बात है, 1944 में एक महिला आश्रम स्थापित किया गया था। 1944 में महिला आश्रम स्थापित किया गया था और यह आपका नारायणी देवी वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। नारायणी देवी वर्मा, इनके द्वारा भीलवाड़ा के अंदर, यहां पर हम बात करें, भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। ये है शॉर्ट्स जो तुम्हें बता देता हूं हर रोजाना, जब भी मैं कहूं टेलीग्राम पे माइंड मैप सर्च करके शॉर्ट्स वाली कैटेगरी में जाके देखो। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं, कहाँ के क्या प्रसिद्ध हैं, गौरी नृत्य के बारे में, भरथरी नगर के बारे में, है ना। तो ये शॉर्ट्स देखा करो, तुम लोग देखते हो ना, रोज जाना देखना, चूकना ही नहीं। 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न क्लियर होता है। रजिस्टर डाल दिया करो और उसमें रजिस्टर डाल दिया करो और उसमें आपके इन प्रश्नों को लिख दिया करो। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और महीने के होते हैं 30 शॉर्ट्स, साल के होते हैं 350 शॉर्ट्स। मैं कहता हूं कोई भी पेपर देने चले जाओ, 100 में से 30-40 क्वेश्चन तो इन शॉर्ट से ही आ जाएंगे। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय दीजिए इसको। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना किसने की थी? माणिक्यलाल जी वर्मा ने की थी। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। और इसके अलावा मेवाड़ का वर्तमान शासन बुक भी लिखी थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन
और ये मेवाड़ का वर्तमान शासन जो बुक है ना वो भी आप ही की है, ध्यान रखना, माणिकलाल जी वर्मा। हाँ जी। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया, इसके लेखक कौन है? ये 1903 के अंदर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे उनको रोकने के लिए अपने केसरी सिंह बारठ, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले, इन्होंने भेजे थे 13 शोरठे भेजे थे। क्या भेजे थे? 13 दोहे भेजे थे और उनमें कहा आपके तो पूर्वज ऐसे थे, आप लखनऊ के लाडे कैसे हो गए? तो डर के वापस आ गए। समझाना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 के अंदर चूरू के अंदर की गई थी। तो इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1907 के अंदर। डूंग जी और जवार जी की बात करें तो शिखर के आपके बिठोट पाटोदा शिखर के आपके बिठोट पाटोदा जगह है, वहां के ये जागीरदार थे। 1857 की क्रांति के रॉबिन हुड कह दो, दबंग कह दो, ये 1857 की क्रांति के देवता कह दो, ये फेमस व्यक्ति तो डूंग जी जवार जी वहां थे। अंग्रेजों को लूटते थे, आम जनता का कल्याण करते थे। जयदयाल और मेहराब खान का प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 1857 की जगह क्रांति हुई है, उन मायने जन क्रांति कौन सी थी? तो जन क्रांति की हम बात करें, जनता की जो क्रांति है वो कोटा में हुई थी, है ना। फट गया कोट, हो गई क्रांति। कोटा के अंदर जयदयाल, मेहराब खान और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है वो बर्टन था। कोट फट गया किसका? पॉलिटिकल एजेंट। तो कोट का बटन फट गया गुरुजी, याद रहे को नहीं रहे? बड़े अच्छों को प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को कहां मारा गया था? ये पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति से संबंधित। आबू के परमार वंश का संस्थापक, लो कर लो बात। ये प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था, सीधा सीधा प्रश्न पूछे पटवारी रामायण है। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आरएसएस में आरएसएसबी बोर्ड है ना, यही जो आलोक राज जी। आलोक राज तो है तो आदमी छोका, लेकिन सोशल मीडिया में तो है जन थे लोग पीछे ही को नहीं छोड़ो, जाओ और जाओ, फौजी आदमी है लेकिन विनम्रता से क्या जवाब देते हैं ना। पेपर अच्छे करवा रहे हैं, टाइम पे करवा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 2-2 लाख की जो कट ऑफ निकालना ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इनके ऊपर जाके मैसेज करके समझाओ इनको, निकालो जेल प्रहरी के कम से कम तुम 10,000 की कॉपी निकाल दिया करो, ये रिजल्ट पीडीएफ। तो ये धूमराज की बात करें वो तो है संस्थापक, और यहां उत्पल राज से वंशावली शुरू, उत्पल राज से वंशावली शुरू होती है। मतलब कि वंशावली हमें मिलती है जो लिखी हुई कि इसका बेटा था, उसका पोता था, ये उत्पल राज से मिलती है। और उससे पहले धूमराज है वो इसका संस्थापक था। तो 57वें का आंसर आपको मिल गया होगा, कौन सा है? धूमराज। इनकी राजधानी है, आपसे पूछ सकते हैं, आबू सिरोही की बात हो रही है, राजधानी इनकी थी चंद्रावती। कौन सी राजधानी थी? चंद्रावती। वागड़ के परमार वंश की राजधानी देखो, हाँ सिर में धूम मचावे दो, ठीक है, याद रखा करो, कैसे भी याद रखना है। देखो वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के परमार वंश की राजधानी अर्थुना था, जिसका पुराना नाम है उथुनक। क्या नाम है पुराना? उथुनक। वागड़ का खजुराहो अर्थुना को ही कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं वागड़ का खजुराहो। मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा। खजुराहो का प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। वैसे खजुराहो तो आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान का खजुराहो है वो आपके किसको कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहते हैं, किराडू। बाड़मेर के मंदिर को कहते हैं। अलग अलग खजुराहो, जैसे रामगढ़ जो भंडदेवरा है तो जो है मिनी खजुराहो कहलाता है, जो बारां जिले के अंदर। एक बहुत प्यारा प्रश्न है, ऑकलवुड कास्ट जीवाश्म पार्क, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। तो आकलवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान के कौन से जिले में? तो आपके राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। और यहां पर करोड़ों साल पहले के लकड़ी के जीवाश्म मिले, लकड़ी के अंश आज भी में मिले। पत्थरों के बीच में लॉक हो गई थी लकड़ी, तो खोद खोद करके निकाला गया कि भाई उस टाइम की लकड़ी है, ठीक है, करोड़ों साल पहले की। तो ये आपको याद रखना है। ऑकलवुड वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर में है ऑकलवुड जीवाश्म पार्क है, वहां आप जाओगे तो एक आपको उद्यान मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया है, पर्यटन के लिए भी है और ऐसे देखने के लिए अच्छी जगह है। लाठी सीरीज की बात करें, लाठी सीरीज है वो जल है, जमीन के मायने जल है। जैसलमेर मायने देखो, जैसलमेर मायने अपने पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में,
जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में लगभग 60 से 80 किलोमीटर जमीन में पानी पाया जाता है। वहां मीठा पानी है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। वहां पर चांदर नलकूप भी पाया जाता है। वहां पर आपके ये याद रखना है, सेवण, धामण, करड़ जो घास वगैरह है वो भी पाई जाती है। मतलब पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था है। रेगिस्तान में वैसे भी मीठा पानी तो मिलता नहीं है, तो सेवण घास है वो वहां पर मिलती है। सेवण है, धामण है, क्या है सर? घासें हैं, पौष्टिक घास है जीव जंतुओं के लिए। बिसलपुर बांध है वो आपका बनास नदी के ऊपर बना हुआ है और टोंक में बना हुआ है। बिसलपुर बांध की हम बात करें, सिक्कर राजस्थान से बाहर है क्या? सिक्कर तो राजस्थान के मायने ही है, मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मॉडल पेपर। बंद बरेठा और मोती झील। अब बंद बरेठा वन्य जीव विहार है, इसकी हम बात करें तो ये भरतपुर के अंदर है। बंद बरेठा कहां पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट देखिएगा, जैत सागर जो तालाब है, जैत सागर जो तालाब है वो कहां पर स्थित है? जैत सागर आपके बूंदी के अंदर है। लेकिन गैप सागर की बात करें, गैप सागर, तो गैप सागर की हम बात करें तो ये डूंगरपुर के अंदर है। गैप सागर या गैब सागर है ना, गैब, तो ये आपका डूंगरपुर के अंदर है। फेमस 5-7 तालाब है, वहां से ही प्रश्न बनेगा, इससे अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? माही परियोजना हम बात करें तो बांसवाड़ा है। माई बजाज सागर जो बांध बना हुआ है हम बात करें, ये आपका माई बजाज सागर परियोजना, तो ये माई परियोजना है आपके बांसवाड़ा से संबंधित हो गया, गुजरात, राजस्थान। हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो वर्टिसॉल मिट्टी है वो आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा यानी कि आपके राजस्थान के इस क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आपकी इंसेप्टिसॉल भी हो गई, इधर रेगिस्तान में एरिडीसॉल हो गई, एंटीसॉल हो गई है ना, एरिडी हो गई, एंटीसॉल हो गई, वर्टिसॉल हो गई, इंसेप्टिसॉल हो गई। ये मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में ज्योग्राफी चल रही है राजस्थान की, ठीक है। निम्न में से कौन से जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? ये काजरी क्या है कि आपका सबसे पहले इसका जो नाम है वन और मिट्टी सुधार, वन और मृदा सुधार केंद्र के नाम से इसका जो है स्थापना की गई थी सुधार के लिए। 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1959 के अंदर इसका नाम है वो काजरी पड़ गया। ये जोधपुर के अंदर स्थित है। सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन है ना, केंद्रीय शुष्क पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान। शुष्क का मतलब है जहां बारिश नहीं हो, उस स्थिति में वनस्पति का अध्ययन करने के लिए कौन सा संस्थान है? तो ये आपका काजरी स्थापित किया गया है, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? जो आपकी जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी, वहां पर जो घास है वो आपकी सेवण, धामण, करड़ है, लेकिन सालर के तो पेड़ होते हैं। मंजू शर्मा इस्तीफा दिया तो भाई उन कुमार विश्वास ने तकलीफ, मन का ही तकलीफ, बार बार कमेंट करते जा रही हो। मुझे भी पता है कि मंजू शर्मा ने आज इस्तीफा दिया, अच्छी बात है, चौकी बात है, होगा कोई ना कोई, कई सारी चीजें चल रही है आजकल उठा फटक, उसकी तुम टेंशन मत लो है। हाँ, मंजू शर्मा इस्तीफा लिया तो ना कहीं जो रहे हो, आगे आ जाओ, तेरे सैलरी देती थी क्या? आगे आ जाओ। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें, हाँ, जवाहर सागर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। हाँ, डूंगर बढ़ती दिखे, घर पगा बढ़ती को नहीं दिखे। मंजू सर में इस्तीफा दिया। आ जाओ अगला प्रश्न। तो आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? देखो थाने पढ़ना आनो चीजें प्रश्न मायने कहीं पूछे जा रही हो। बेमेल मतलब शूट नहीं हो रही हो। शूट क्यों नहीं हो रही हो गुरुजी? राष्ट्रीय मरु उद्यान तो जैसलमेर में है, रणथंभौर है वो आपका नेशनल पार्क है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के अंदर 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है जो ये है, और केवला देव है तो घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, और ये भरतपुर के अंदर स्थित है, तो ये अलग है, बाकी सभी सही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से जिले में? देखो आदिवासी इलाका है तो वहां पर लिंग अनुपात ज्यादा ही पाया जाता है। कन्याओं की जैसे पहले की जगह हत्याएं बहुत ज्यादा होती थी, उसके बाद तो अभी एक्ट वगैरह खूब आ गए, तो 994 994 प्रति हजार पर ये डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के बाद के 2 जिले पूछे तो 990 पे तो सेकंड नंबर पे तो है आपका राजसमंद 990,
राजसमंद, और थर्ड नंबर पे है वो आपका कौन सा है, पाली है। अब इसका तो है 990, ये तो है 990,000 पर, और ये है 987 कन्याएं, महिलाएं कह दो, शिशु लिंगानुपात होता तो कन्याएं कहते, यहां पर तो बात हो रही है पुरुष और महिलाओं की। तो सीधी सीधी बात समझ में, एक मुझे समझ में नहीं आता, रात के 7 से 8 के बीच में तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ज्यादा काम कराते हैं क्या है? 7 से 8 बीच में क्या करते हो रोजाना? 7 से 8 के बीच में क्या करते हो ये बता दो मेरे को। तो बस 7 से 8 के बीच में ऐसा होता है, पता नहीं तुम्हें चींटियां काटती हैं, मम्मी पापा काम करवाते हैं। बालिकाएं हैं तो क्या आजा रोटी बना, लड़कों है तो क्या काम को न काज को दुश्मन अनाज को, जा मार्केट से ये लेके आ, यही होता है। तभी मुझे लगता है लाही वाला के ऊपर, ये याद रखना। मेरे भी मम्मी पापा कहते हैं चिंता मत करो, गरीब बात है, आगे बढ़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी जो साक्षरता है वो 66% है। राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता की बात करें, मरु विकास कार्यक्रम है वो आपके डेजर्टिफिकेशन को रोकने के उद्देश्य से आपका कब स्टार्ट किया गया था? तो ये मरु विकास कार्यक्रम है वो 2000 मरु विकास कार्यक्रम है 1977-78 के अंदर, 1977-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान स्टार्ट किया गया था। कौन सा जोड़ा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? देखो, परिवहन आपके सिलेबस में है, पर्यटन आपके सिलेबस में है। क्या प्रश्न आएगा परिवहन से? यही पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर सड़क घनत्व कितना है। चलो कमेंट करके बता दो, यही प्रश्न आता है बार बार, सड़कों की लंबाई वगैरह, सड़क घनत्व वगैरह। सही सुमेलित नहीं है कौन से में से? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर है, नाल हवाई पट्टी आपके बीकानेर की है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरतगढ़ है तो आपका गंगानगर हो गया, सूरतगढ़ तो गंगानगर में पड़ता है तो यहां नहीं होगा। जोधपुर का हवाई अड्डा है तो वो रातानाडा हवाई अड्डा है। जोधपुर वाला है वो रातानाडा है। अगला देखो, कोटा वाला, कोटा ग्रीन फील्ड है ना, ग्रीन फील्ड मतलब पास में एक और बना दिया जाए भार को कम करने के लिए उद्देश्य। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, इस RSRTC की स्थापना है वो आपके कब की गई थी बताओ? RSRTC की स्थापना 1964 के अंदर अक्टूबर के महीने में की गई थी। RSRTC की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न है आपके परिवहन वाले टॉपिक के। परिवहन वाले टॉपिक से एक ही प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है बार बार कि राजस्थान के अंदर है वो सड़क घनत्व कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सड़क घनत्व जो है वह आपका कितना है राजस्थान का? प्रति 100 जो किलोमीटर स्क्वायर पे जो सड़कें हैं उस पे 92 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर है ना, 92.66 है हमारा सड़क घनत्व है वर्तमान में। कितना है? 92.66 है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत है वो आपके कौन से साल में होती है? 2015 के अंदर आपके जयपुर मेट्रो, और इसके लिए हमारा जो सहयोग है वो आपके जापान के साथ में हुआ। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? अब पर्यटन टॉपिक है सिलेबस में, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया ये अभी पूछा गया था, ठीक है। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वो आपके कब की गई थी? ये आपके 76 में पूछा जा रहा है। 1956 के अंदर विभाग बनता है, 1956 में विभाग बनता है, और 1955 में निदेशालय बनता है। 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में, और 1956 में स्थापना की जाती है इसकी अगले ही साल। तो थोड़ा सा याद करिएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की थे लोग रात टाइम में 7-8 बीच जिन टाइम 12 जाओ ना स्टूडियो छोड़नी, क्लास छोड़ बिन टाइम मार जीव यूं धक धक करे ना, बेटा क्लास देखनी है, थोड़ा बहुत घूम फिर लिया करो, बैठ जाया करो वापस। बड़ी गोल्डन क्लास है, 30 घंटा लगा जन तैयार हुई। यूं बात हूं तो एक बंदा तुम्हारे लिए अकेला दीपक की तरह जलकर रोशनी कर रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में। सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ सभी साथी। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति, देखो सन 2001 की पहली पर्यटन नीति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2001 की पहली पर्यटन नीति है। नवीनतम पूछे आपसे तो 2020 की है, नवीन नीति पूछे तो 2020 की है। और 21 के अंदर भी कई सारी नीतियां आई है, 2021 की भी है, 22 की भी है, और 24 की भी है। 2022 की भी है और 2024 की भी है।
अब ये कौन कौन सी नीति है? 21 वाली तो इको टूरिज्म पॉलिसी। देखो पर्यटन सिलेबस में है और कौन से प्रश्न आएंगे वो बता देता हूं तुम्हें पहले ही, है ना। अभी तो 18 दिन पड़े हैं, 18 बार पेपर मिलाऊंगा, चिंता मत करो। इको टूरिज्म पॉलिसी अभी बस 7 तारीख तक वेट करो तुम, इस क्लास को देखो बार बार। ये हो गया ग्रामीण पर्यटन 2022 के अंदर हो गया आपका ग्रामीण पर्यटन, एलो ग्रामीण गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और 2024 में आती है पर्यटन इकाई नीति, पर्यटन इकाई नीति। लो जी कर लो बात, चल मेरी डोल की टमाकटम। 2001 में आती है पहली पर्यटन नीति। बाकी अगर नीतियां देखना ज्यादा ही अच्छा लगे तो जाओ माइंड मैप पे मदन सर का शॉर्ट सर्च करो। सर पैर ऊपर करो, आशीर्वाद देना है बेटा। पैर ऊपर करूंगा सिर नीचा हो जाएगा, पढ़ाएगा कौन? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने कब शामिल किया गया? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिलता है? ज्यादा मिलने की इच्छा है तो बेटा हम सेमिनार करेंगे, उस समय तुम सब शादी हजारों के रूप में आना। मैं लाखों का खर्चा करके एक सेमिनार हॉल बुक करूंगा, तुम सबके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं करूंगा, है ना। तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया इनाम लेकर आऊंगा, तुम सभी से मिलूंगा, बातें करूंगा। सुबह 9-10 बजे से लेकर रात ये शाम के 4-5 बजे तक तुम लोगों के साथ रहूंगा रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है। मिलूंगा जरूर, मेरी खुद की भी इच्छा होती है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन वाले बच्चों से मिलने जाऊं। मैं वादा करता हूं कि जैसे पटवारी का रिजल्ट आया सेमिनार करूंगा, वीडियो का रिजल्ट आया सेमिनार करूंगा, सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा सेमिनार। हालांकि खर्चे बड़े भयंकर आते हैं लेकिन आई विल ट्राई टू मैनेज। 1987 के अंदर, बाद में 1989 की हम बात करें, 1989 की बात करें, 1989 ये ध्यान रखें, 1989 के अंदर हाँ बढ़िया खाने मन घनी बढ़िया बढ़िया जिमाओ, चिंता ही मत करो। मिठाई है, अच्छी अच्छी चीज़ें है, बढ़िया मिनरल वाटर है ना, यूं तुम्हारा पेट खराब हो ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें सारी व्यवस्था करूँगा, है ना, मेरे बच्चों के लिए। 1989 पर्यटन उद्योग का दर्जा आता है प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। लॉ कंप्लीट होती है राजस्थान जीके कंप्लीटेड। अब स्टार्ट होता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे पहले करूंगा राजस्थान की पॉलिटी के और फिर कराऊंगा इंडिया पॉलिटी। अब इंडिया में तो सिर्फ संविधान लिखा हुआ है, अब संविधान में तो सिर्फ मतलब 5 के 5 प्रश्न मैं मिलाना चाहता हूं आज की इस क्लास से, राजस्थान और इंडिया दोनों वाले। और वो 5 के 5 प्रश्न कौन से हैं वो करवा दो। सब तैयार है सर? हाँ रसगुल्ले भी रखना, रखूंगा भाई, चिंता मत करो। आ जाओ। पॉलिटी के प्रश्नों की हम बात करें तो पॉलिटी के बड़े प्यारे प्रश्न हैं। राजस्थान की पॉलिटी में आपकी विधानसभा, जैसे संसद की बात करें उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, तो यहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा वगैरह सब पढ़नी है आपको। न्यायालय पढ़ना है, सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव पढ़ना है। क्या ही पूछेंगे, वर्तमान सचिव कौन से? पटवारी में पूछा, लो कर लो बात। सुधांश पंत है। 10 बातें बोलूला, रट लेनी है। अगली क्लास आए 7 तारीख के बाद, तब तक चैनल अपना 7 लाख का हो जाएगा और ये क्लास तुम रट लेना, फिर मैं और लेके आऊंगा तुम्हारे लिए बढ़िया क्लास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया है कि आपके क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो राज्य कार्यपालिका की बात यहां से पूछी गई थी। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में? विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। और सेंट्रल लेवल पे पूछे तो संसद को विघटित करने का अधिकार नाम मात्र के जो प्रधान है, जो संवैधानिक हेड है, मुखिया है शासन के, सेंट्रल पे तो राष्ट्रपति है और आपके स्टेट में राज्यपाल साहब है, माननीय राज्यपाल जी। तो ये इनको अधिकार दिया गया है। थोड़ा सा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा, अपने को समझना है बस। विघटित करने का अधिकार जैसे राष्ट्रपति के पास में, वैसे के वैसे राज्यपाल के पास में, ठीक है। अब यहां पर अगला देखिएगा, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? पटवारी में पूछा था अभी जस्ट 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले पटवारी में पूछा था। राजस्थान की जो कार्यपालिका है उसका संविधान में हेड कौन है? हम बात करें तो वास्तविक जो हेड होता है, वास्तविक जो हेड है वो है आपका मुख्यमंत्री। संवैधानिक की बात करें तो राज्यपाल करना। सरल सा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। जजों को शपथ कौन दिलाता है? तो भी राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके जजों को, जो जज है उनको शपथ दिलाता है स्टेट के अंदर। तो ये भी पटवारी में पूछा था, ये प्रश्न भी पूछा था पटवारी में
और पटवारी में यह प्रश्न भी पूछा था, हाईकोर्ट के जज की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न पटवारी में आया था, राजस्थान पॉलिटिव। पचे क्या गुरुजी पेपर तो घणे ही है, वो खतरनाक आवेन, यो आवेन, बियो आवेन, तो थोड़ा ध्यान रखिए करो, पेपर कोई खतरनाक नहीं आता, सिंपल सी चीजें पूछी जाती है, कंसेप्ट पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जो है वो आपकी कार्यपालक शक्तियां, उसकी कार्यपालक शक्तियों के बारे में पूछा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपकी 82। तो 53 में कार्यपाल जो है 53 में कहा गया है कि राज्यपाल होगा, और 54 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां बताई गई है, जस्ट उसके आगे बताया गया है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। जैसे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह के बारे में है, वैसे के वैसे स्टेट के अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्वेश्चन 84 में देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश हैं, जब विधानसभा नहीं चल रही और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय है वो क्या लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है। तो अध्यादेश के लिए जरूरत पड़ती है कि वापस से जब विधानसभा बैठे तो उसकी अनुमति लेनी जरूरी है 6 सप्ताह के भीतर भीतर, तब वो कानून रहेगा, वरना हट जाएगा। तो यहां पर 84 का 2 हो गया। 85 का देखिएगा, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज्यादा बार आपका राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 जो है वो लगाया गया। तो अनुच्छेद 356 सबसे ज्यादा बार कौन से राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के समय में लगाया गया था। भैरव सिंह जी शेखावत के समय में आपके 1977, और फिर उसके बाद 1992 के टाइम में 2 बार, 4 में से 2 तो इनके टाइम में ही लग गए थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा गया है। पहले मनोनीत के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे। हाँ, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में अगर मनोनीत के बारे में पूछे, पहले मनोनीत कौन थे, पहले इलेक्टेड 1952 की बात है, 1952 की बात है, जनता के द्वारा पहले चुने गए 1952 के अंदर, तो वो है आपके कौन है, अरे टीकाराम जी पालीवाल है, टीकाराम जी पालीवाल है। और पहले मनोनीत की बात करें तो कौन होगा बताओ। पहले मनोनीत के लिए क्या लिखोगे, मनोनीत के लिए क्या करोगे, 1949 से 1951 तक कौन रहे थे, 1949 से 1951 तक राजस्थान के पहले मनोनीत, निर्वाचित की बात बाद में है, टीकाराम जी हाँ, हीरालाल जी शास्त्री पहले मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। लेकिन शब्द अगर निर्वाचित पूछ लेवे, शब्द अगर ये आ जावे, तब आप टीकाराम जी पालीवाल करोगे। ओके, अच्छा प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, यहां देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो अनुच्छेद 164, राज्यपाल के जस्ट बाद 150 वाले जो अनुच्छेद है, राज्यपाल के जस्ट बाद जैसे 160 के आसपास आते हैं, तब ये आपके मुख्यमंत्री स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कौन कौन से साल में लगा था। तो हम अगर बात करें, राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 1966, फिर 1977, 67, 77, 80 और 92। 77-80 वाले ये दोनों के टाइम में, 77 से 80 के टाइम में जो छठी विधानसभा थी 1977 से 80 तक, ये भैरव सिंह जी के टाइम में, भैरव सिंह शेखावत के समय, ये तो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगे थे। और ये चौथा वाला सबसे लंबा था, है ना, ये लगभग 1 साल टाइम लगा था। पहला पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था, मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे। अब यह प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता है, फर्स्ट के टाइम में मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम थे, संपूर्णानंद है वो आपके राज्यपाल थे। तो 77, 80, 92 ये आप लोगों को याद रखना है, 77, 80, 92। दूसरा वाला कब लगा था, हरिदेव जोशी के समय में, ये आपका हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला राष्ट्रपति शासन का प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंग्लिश कमजोर है, क्या करूं सर, मैं इंग्लिश को अगले 10 दिन के अंदर सुधार करवा दूंगा, टेंस तो आज ही सिखा के जाऊंगा, एक्टिव पैसिव भी आज सिखा के जाऊंगा, क्यों चिंता करते हो, इंग्लिश बहुत आसान है,
हिंदी भी बहुत आसान है। अनेक गणित के लिए भी क्लास लगूंगा अलग। बाकी 105 क्वेश्चंस का मैटर मैं लेके आया हूं। 175 नंबर होते हैं 105 प्रश्नों के। राजस्थान में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री जी आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, और अशोक जी की बात करें तो ये 3 बार, ठीक है। और अभी कह रहे हैं कि मैं चौथी बार भी आ जाऊंगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? स्वतंत्रता के जस्ट बाद में पहले मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। 92, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है। राज्य मंत्रिपरिषद किसकी प्रसाद पर्यंत? राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो ना, गणित मैं को नहीं पढ़ाऊं बेटा, गणित के लिए अलग गुरुजी पढ़ाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने 4th ग्रेड का तो पढ़ा ही सकता हूं। कोई बड़ा एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी की जरूरत पड़ती है। 4th ग्रेड के लिए तो क्या ही जरूरत पड़े, है ना। सब पढ़े हुए मैंने ना, चिंता मत करो, यूं हल्के में मत लेना। एग्जाम भी निकाले हुए सारे, ठीक है। हिंदी पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, उतनी तुम्हारे एग्जाम वाली तो मैं मिला दूंगा। उसके एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ के जाएगा वो बच्चा हमेशा परेशान ही होगा। एक मीडियम लेवल आता है यहाँ पर 4th ग्रेड का, कोई विशेष लेवल नहीं है। तो ये प्रश्न याद रखना, यहां पर मंत्रिपरिषद अपने पद पर कब तक बनी रहती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। हालांकि मैं अलग अलग टीचर्स की भी क्लास लगाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी आदत लगी हुई है, क्या करें, सर जी क्लास करा दो। तो साल में 1-2 मौके ऐसे आते हैं जब मैं आपको ऑल सब्जेक्ट मिक्स क्लास 4th ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए तो करवा ही सकता हूं। आप देखना अभी क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश सब। कंप्यूटर के भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 5 क्वेश्चन मिलाएंगे पूरे। मुख्यमंत्री बनने के लिए, यानी कि आपका विधायक, ये भी तो एक तरह से विधायक ही होता है, एमएलए ही होता है, तो ये 25 साल की उम्र चाहिए होती है। 94वां जो क्वेश्चन है, कौन से साल राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या बढ़ करके 200 कर दी गई थी? छठी विधानसभा की बात हो रही है। छठी विधानसभा ये आपकी 6th विधानसभा थी। छठी विधानसभा थी जब सदस्यों की संख्या आपके 160 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी। अच्छा प्रश्न है, 160 से या 184 से? 184 से, ये ध्यान रखो। 184 से बढ़ाकर 200, शुरुआत में 160 थी। जो विधानसभा सीटों की संख्या 1977, छठी विधानसभा। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, उससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन से थे? राजस्थान की विधानसभा के पहले अध्यक्ष अलग है ना, अध्यक्ष अलग है। उपाध्यक्ष की बात करें, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष का प्रश्न पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। लाल सिंह सक्तावत तो उपाध्यक्ष थे, और नरोत्तम लाल जोशी की बात करें वो क्या थे? अध्यक्ष थे। ये दोनों अंतर याद रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और तुम्हारे 4th ग्रेड के अंदर वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है, यह प्रश्न आएगा। चलो बताओ। तो प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी जो अध्यक्ष हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष है, जब तक अध्यक्ष स्पीकर नहीं बन जाए तो तब तक प्रोटेम स्पीकर। अब वर्तमान विधानसभा की बात करें, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा की बात करें तो वो आपके वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर है, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण सराफ, पीके हैं। कौन है? पीके हैं, कालीचरण सराफ। तो कालीचरण सराफ जी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर हैं। और स्पीकर की अगर बात करें तो वो कौन है? राजस्थान विधानसभा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। ये तो अभी तक पूछा तो नहीं गया, अभी लेटेस्ट वाले पेपर के अंदर, 4th ग्रेड वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है, विधानसभा अध्यक्ष वह है नानी, और वो है नानी कौन? वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी जी है। ओके। प्रोटेम स्पीकर वो है कालीचरण जी सराफ। राजस्थान विधानसभा के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? देखो ये तो थे फर्स्ट, और रामनिवास मिर्धा की बात करें ये थे सेकंड। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे करवा दिए, और वर्तमान अध्यक्ष। इससे ज्यादा प्रश्न क्या ही बनेगा, और सीधा सीधा क्वेश्चन फंसेगा इस क्लास में से सारे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं एक सब्जेक्ट राजस्थान जीके के प्रूफ दे दूं, मैं सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर, पॉलिटी, करंट सभी के प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो।
निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? वर्तमान कौन है? कमेंट करो फटाफट। पदाधिकारियों का शॉर्ट्स अपलोड किया है मैंने, देखना। तो ये याद रखना कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 98 है वो जसवंत सिंह है। राजस्थान विधानसभा में लास्ट बार कब है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था? हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ 1985 में। हरिदेव जोशी जब सीएम थे तो हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ उस समय पारित किया गया था। ठीक है, ओके। टीकाराम जूली है वो वर्तमान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है, टीकाराम जूली। राजस्थान के अंदर आपका प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाता है वो आपका राज्यपाल हो गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो भी नई विधानसभा जब बनती है तो सदस्यों की शपथ ग्रहण वगैरह सब इनसे संबंधित हो जाता है। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी पद होता है। किस तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम प्रभावी हुए थे? राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो आपके 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो लागू हुए। यह प्रश्न भी पॉलिटी का पूछा गया प्रश्न है, शानदार वाला। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह प्रश्न पूछा जाता है ना। यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह द्वितीय दे देवे तो भी यही आदमी है। और अंतिम शासक, यह भी याद रखना, जयपुर का अंतिम शासक। और राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो आपके दिए गए ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 अगस्त 1949। बहुत सारी संस्थाएं जैसे आरपीएससी की बात करते हैं तो वो अगस्त 1949 में उसका गठन होता है, दिसंबर में वो काम करना स्टार्ट होती है। तो ये आरपीएससी है, हाई कोर्ट है, इन सब का 1949 के अंदर गठन हो गया था। तो ये दो प्रश्न बनते हैं, एक तो मानसिंह वाला याद रखना, एक 1949 के अंदर हाईकोर्ट का गठन हुआ। एक प्रश्न ये पूछा जाता है हाईकोर्ट का पहले अध्यक्ष, हाईकोर्ट के पहले जज कौन से थे? वर्तमान जज कौन है? हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां है? मुख्य पीठ कहां है? हाईकोर्ट में इससे ज्यादा फोर्थ ग्रेड में तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। कोई साल भर से पढ़ रहे हो गुरुजी क्यों मारो सिलेक्शन पहला होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के गए तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन ही आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले जज कौन थे? कमलकांत वर्मा। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है वो आपके 43वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के बताना? वर्तमान की बात करें तो के आर श्रीराम है, के आर श्रीराम है जो मद्रास हाईकोर्ट से यहां लाए गए हैं, मद्रास से लाए हैं। अब पटवारी में प्रश्न पूछा था एमएम श्रीवास्तव। पटवारी में 10 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट के मई तक के उससे पहले के जज पूछे थे, क्योंकि वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था, इसलिए अब तुम्हारा एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हुआ नहीं। तो एमएम श्रीवास्तव है वो लास्ट जज थे। ठीक है, 42वें। और वर्तमान की बात करें के आर श्रीराम, ये 43वें हैं। इनको तो वहां भेज दिया गया मद्रास हाईकोर्ट, अभी वर्तमान में है के आर श्रीराम। अभी एक और बढ़िया बात बताता हूं तुम लोगों को, देखो कमलकांत वर्मा इनका पूरा नाम। ठीक है, टोटल जो जजों की सीट है वो कितनी है? टोटल है वो 50। टोटल है वो आपके कितने जज हो सकते हैं? 50 जज हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 43 है वो आपकी सीट भरी जा चुकी है। ठीक है, अब ये डाटा बार बार चेंज होता जाता है, ये आपकी फिल हो चुकी है, इतने जज पूरे हो चुके हैं। अब ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में बार बार मेरे भाई, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सर कॉल उठाओ, अब लाइव क्लास लेता हुआ कॉल कैसे उठाऊं ये बताओ। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, 50 जज हैं, 43 भर चुके हैं, 43वें जज यही हैं और लास्ट ये थे, पहले ये थे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तुम्हारी अगर इच्छा है तो भाई पीएचडी करते जाओ। 49+1 सही है, एक हाई मैन चीफ जस्टिस हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्याय पीठ कहां पर है? राजस्थान हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ या मुख्य पीठ की बात करें जोधपुर के अंदर है, और जयपुर के अंदर एक खंड पीठ है ना। लेकिन मेन हाईकोर्ट तो आपके जोधपुर के अंदर है। हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर के अंदर। शेयर करो, आज 5000 बच्चों का लाइव का बोला था मैंने, 5000 लाइव आने चाहिए। कहां गए बाकी वाले? 3800 आ गए, शाबाश। बस 4000 में 4000 आंखें, यानी 8000 आंखें हो गई। 4000 बच्चे, 8000 आंखें मुझे अभी देख रही हैं। वाह भाई, धन्य हो प्रभु। आगे बढ़ो। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है वो आपके कहां होगी? जोधपुर के अंदर। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये पीठ कब स्थापित हुई? कमेंट करो फटाफट।
राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद कितने स्वीकृत हैं? हाईकोर्ट के अंदर है वो आपके 50 पद है, ज्यादा से ज्यादा 50 जज हो सकते हैं, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस होंगे प्लस 49 अदर जज होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। हाईकोर्ट में 10 प्रश्नों के अलावा 11वां कोई प्रश्न नहीं बनता, और एक प्रश्न आएगा सीधा सीधा इसी में से। अभी जो पीछे के 5 मिनट थे ना, वो एक प्रश्न तुम्हारे 19 तारीख वाले पेपर के अंदर छप चुका है। मैंने देख लिया ज्ञान चक्षु से, ठीक है, मुझे सब दिखता है लिफाफे के अंदर से बाहर से पेपर में प्रश्न कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हारे बच्चों के बोपा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना, पता चलता है पेपर के अंदर क्या है। राजस्थान, रात को सपने आते हैं मुझे तो पूरा पेपर दिखता है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो है वो आपके खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। खंडपीठ की स्थापना आपके 31 जनवरी को, 31 अक्टूबर को नहीं, 31 जनवरी 1977 को, 31 जनवरी 1977 को। वेरी इंपोर्टेंट है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? भाई राष्ट्रपति जी को देगा, राज्यपाल को नहीं देगा, राष्ट्रपति जी को देगा। अनुच्छेद कौन सा है सर? अनुच्छेद 217 एक क के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति जी को देगा। हाँ, सांची बात बताऊं, झूठ को नहीं बोलूं, रात को सपना आवे मने, ठीक है ना, अकेला बंदा हूं, सारी चीजें पढ़ता रहता हूं सारे दिन, तो रात को सपने आते हैं। 4th ग्रेड का पेपर यूं लिफाफे के रूप में खुलता है मेरे सामने। माँ सरस्वती कहती है ये प्रश्न दे के बच्चों को बता देना। कहने का मतलब ये है कि भाव ये है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो दिमाग में चलते रहते हैं सारे दिन, और वो मैं तुम्हें आके बता देता हूँ। सही बात है। तो भाई माँ सरस्वती की आराधना किया करो, जिंदगी में कभी असफलता हाथ लगेगी भी नहीं। जिंदगी में 90% जो टाइम है दिल्ली का, वो पढ़ाई के साथ बिताया करो, तो सपने भी पढ़ाई वाले आएंगे। उच्च न्यायालय के कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत किसके लिए सर? जो आपका आर्टिकल 32 है, जिससे हम कहते हैं मूल अधिकारों की आत्मा जिसे कहते हैं, मूल अधिकारों की आत्मा जिसे कहते हैं। संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना है, लेकिन मूल अधिकारों की जो आत्मा है वो क्या है सर? वो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी बताऊंगा। तो उसके तहत यहां पर 226 के तहत हाईकोर्ट को यह रिट जारी करने का अधिकार है कि वो मूल अधिकार का खंडन करने को, कोई भी अगर आपके जीवन का अधिकार है, समानता स्वतंत्रता रोके, तो आप सीधे हाईकोर्ट चले जाओ 226 के तहत, और हाईकोर्ट भी रिट जारी करेगा। राजस्थान के पहले सचिव कौन थे? सचिवालय तुम्हारे सिलेबस में है, सचिवालय तुम्हारे सिलेबस में है। और सचिवालय से क्या प्रश्न आएगा? पटवारी के पेपर में तो पटवारी का लेवल 4th ग्रेड से ऊपर है ना। हाँ, तो 4th ग्रेड वाले तो हो पियोन साहब। तुम्हारी रमकुड़ी जमकुड़ी क्या कहेगी तुमको? पियोन साहब। पियोन साहब है, पड़ोसी में धाक भी जमा लेगी, पियोन साहब है, ठीक है ना। तो ये पटवारी है। पटवारी के पेपर में एक सीधा सा प्रश्न पूछ लिया था कि वर्तमान में 45वें मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में 45वें मुख्य सचिव। अब जो आया है लेटेस्ट प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, वो बता देता हूं। और मुख्य सचिव है वो आपके सुधांशु पंत है, सुधांशु पंत। ऐसे पेपर का एनालिसिस कर करके अभी तक पिछले 6 महीने में ज्यादा इतने एग्जाम वालों को तो नहीं पढ़ा है मैंने। तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्यों मेरा इतना प्यार बरस रहा है कि इसमें नौकरी लगानी है, कुछ भी हो जाए। तो वर्तमान में तो सुधांशु पंत है वो 45वें क्रम के हैं। पहले मुख्य सचिव की बात करें तो के राधाकृष्णन है। अब एक प्रश्न ये आते हैं कि पहली महिला ऐसी कौन है जो आपकी क्या थी? मुख्य सचिव थी। दूसरी तो आपके उषा शर्मा थे, लेकिन पहली महिला कौन थी जो आपके मुख्य सचिव बनी थी? सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री को सलाह देता है। किसको सलाह देता है? मुख्यमंत्री को। तो पहले राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है कुशल सिंह थी। अभी 10-12 साल 15 साल पहले की बात, 2009 के आसपास कुशल सिंह पहली थी। सेकंड है वो उषा शर्मा, अभी रिटायर हुए 44वें क्रम के। अपने सुधांशु पंत से पहले कांग्रेस टाइम, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय उषा शर्मा थे। अभी बीजेपी की सरकार है, उस समय सुधांशु पंत है। तो जब भी सरकारें चेंज होती हैं मुख्य सचिव चेंज होते हैं। मुख्य सचिव हालांकि एक सरकार के टाइम 2-3 भी चेंज होते हैं। सेकंड महिला की हम बात करें तो उषा शर्मा, और ये आपके 44वें क्रम के थी, ठीक है, 44वीं।
44 वे लिख दिया, कोई नहीं, 44 वी कर देना, एक ही पद की बात है। अब कहते हैं ना, थानेदार महिला है तो थानेदार नहीं थोड़ी बोलेंगे, तो थानेदार की पत्नी है तो थानेदार नहीं कहलाती है। पियोन साहब हैं तो पियोन साहब की पत्नी पियोन साहिबा कहलाएगी बिना किसी नौकरी के। तो महिला को तो अपने आप इज्जत मिल जाती है उसके पति के पीछे। अन्य कोई महिला भी नौकरी लगी तो पति को भी पियोन पति कह सकते हैं, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो हेड है वो कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम जिला कलेक्टर कहते हैं। और आपदा वाला भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, कांस्टेबल वालों के भी हैं और इनके भी हैं, 4th ग्रेड वालों के। किसे आपका दिए गए में से आपका किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी, जनगणना का हेड किसे माना जाता है? अभी 2027 के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, जनगणना 2021 वाली का। कब आएगा? 2027 में जनगणना यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया, उसका रिजल्ट आएगा। तो जिला कलेक्टर है वो आपका सेंसस ऑफिसर होता है, सीओ जिला के अंदर, डीएम होता है जनगणना अधिकारी। आजादी के पहले प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा, राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट होगी सर, होगी सर, आ जाओ। इंडिया पॉलिटी की बात करते हैं तो सर इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारे सिलेबस में क्या है सर? इंडिया पॉलिटी के अंदर आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही चीजें लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है संविधान और एक लिखा हुआ है आपके संविधान और उसकी विशेषताएं। इससे ज्यादा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, न राष्ट्रपति वगैरह, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। पियोन साहब को इतना टेंशन नहीं दी है, तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। आजादी से पहले संविधान निर्मात्री जो सभा की अगर हम बात करें तो आजादी से पहले जो संविधान निर्मात्री जो सभा थी वो आपके एमएन रॉय ने सबसे पहले कहा था कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। 1937 के अंदर ये कहा था। और ये भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं, 5 में से 5 यहां से फंस जाएंगे, ठीक है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आशीर्वाद सभी के साथ है, ठीक है। हम चलो, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? हम संविधान सभा की स्थापना की बात को, पहली जो बैठक की बात करें संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को जब सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि ये तो 2 दिन के लिए रहे थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को आपके राजेंद्र प्रसाद है वो राष्ट्रपति, अपने भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अब ये 2 प्रश्न बार बार आते हैं, दोनों प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो संविधान की जो बात करें कि संविधान सभा की स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष का पूछे तो भी बता देना, अस्थायी पूछे तो भी बता देना। अस्थायी सच्चिदानंद जी, स्थायी राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर को पहली बैठक। अब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? अच्छा प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के भारत की प्रस्तावना बनता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अथवा लोगों ने प्रस्तावना बोला था बचपन में, लेकिन जिस समय तुम्हारे बोलने की बारी आती थी उस समय चुप जाते थे पीछे। लो आज वापस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी और 22 जनवरी को ये प्रस्तावना है वो आपके पारित हो जाती है और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत की प्रस्तावना बनता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 115 है वो 13 दिसंबर याद रखना 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 10, 11, 12, 13, 4 दिन बाद में ही, 47 मत कर देना, 13 दिसंबर 1946 है। अगला प्रश्न ये पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो आपके 11 दिसंबर को जो बनते हैं 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति देखो सिंपल से, हालांकि ये नहीं पूछेंगे फ्रैंक एंथोनी, लेकिन फिर भी मेरा मन माना नहीं कि मेरे बच्चों के आ जाएगा प्रश्न, तो इसलिए फ्रैंक एंथोनी थे
पहले मनोनीत उपसभापति, यानी 500-600 प्रश्न रट लीजो। 7 तारीख के बाद में आऊंगा 4th ग्रेड वालों के लिए, अगले 10 दिन तुम्हारे लिए 10 क्लासें और लगाऊंगा, धमाधम भचीड़ बोलेला। तो लगातार क्लास लेनी है 10 तारीख, 7 तारीख तक नहीं आऊंगा, है ना। 7 तारीख तक मैं जा रहा हूं 2nd ग्रेड वालों की क्लास लेने के लिए। तब तक तुम हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और ये 500 क्वेश्चन रट लेना, बेड़ा पार है। क्या करूं, जोर देके कहना पड़ता है, समझते नहीं हो। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखो 12 अधिवेशन लगे थे, 12 बार अधिवेशन चले थे, एक अधिवेशन आपके 2-3 महीने का, इस तरह से। तो ये 12 अधिवेशन लगे थे, तब जाकर के भारतीय संविधान सभा की टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? अब देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव जी अंबेडकर है, लेकिन भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है वो आपके बी.एन. राव के द्वारा, है ना, बी.एन. राव के द्वारा। और इस प्रारूप के बेस पर जो 29 अगस्त, अभी आप प्रश्न आएगा कौन सा ईयर था, 46 या 47? हाँ, 146 बैठक हुई थी, 12 अधिवेशन थे। नॉर्मल फैक्ट याद करके चले जाना, 5 में से 5 क्वेश्चन इंडिया पॉलिटी के और 5 में से 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के हमें सही करने हैं। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? अब 15 के 15 नाम तुम्हें याद नहीं करने, सरोजनी नायडू वगैरह ये सब, तो आपको तो यही याद रखना है कि 15 मेंबर थी। और ये प्रश्न अभी आ चुका है 2 महीने पहले। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अच्छा, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा को अपनाया, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया। तो ये 3 शब्द आते हैं और ये सीईटी में भी आए थे, बार बार ये प्रश्न, बार बार सीईटी में तो ऐसा हुआ इसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अभी एक प्रश्न पूछा पटवारी के पेपर में, 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस, अभी 2024 का, उसकी थीम आपसे पूछी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसकी थीम आपसे पूछी गई थी, कोई बताएगा संविधान दिवस की थीम क्या थी? पटवारी के पेपर में पूछा था। अधीनस्थ बोर्ड वहां का करंट वापस भी पूछ सकता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। श्याम ये जो बेनेगल नरहरि राव। 123वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 123, संविधान सभा के अंदर की भाई वयस्क मताधिकार के 15 साल तक स्थगित करने का बात किसने कही थी? कि भाई 1947 से लेकर के 1962-63 तक 18 वर्ष तक के बच्चों को, या 21 साल वालों को, हाँ उस समय 21 था, बाद में 18, राजीव गांधी के टाइम में किया गया, कि इनको अधिकार मत दो वोट देने का। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री। और ये प्रश्न आपके पटवारी में 15 दिन पहले पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहां से आपको याद रह जाएगा। भारत की संविधान सभा की लास्ट बैठक कौन सी डेट को हुई? 24 जनवरी को या 26 जनवरी को? 2 डेट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 124। तो यहां पर जो 24 जनवरी को अधिकांशतः प्रावधान वगैरह लागू किए गए थे, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 मेरे भाई याद रख लेना, 26 जनवरी मत करना, 24 जनवरी 1950, इसको कट करो। अच्छा प्रश्न है, कई सारे प्रावधान इस समय लागू किए गए थे। तो ये आपका इस समय वाला प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई। पहली जो अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी? अच्छा प्रश्न है। अंतरिम सरकार की घोषणा है वो आपके 24 अगस्त 1946 को होती है, 24 अगस्त 1946 को, जिसके अध्यक्ष तो आपके कौन थे? अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन। अध्यक्ष तो माउंटबेटन को बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष या उपसभापति वगैरह आपसे पूछे, उपाध्यक्ष अंतरिम सरकार के वो कौन थे? वो नेहरू थे। और नेहरू के नेतृत्व के अंदर, नेहरू के नेतृत्व के अंदर भाई ब्रिटिश लोग कह रहे थे कि भाई आप कैसा सरकार कैसी चलाओगे, हम देखना चाहते हैं। तो नेहरू जी बन गए थे हेड, और उनके लीडरशिप के अंदर अंतिम सरकार गठित की गई थी 24 अगस्त 1946 को। तो
अध्यक्ष है वो माउंट बैटन था, उस समय की बात हो रही है। क्वेश्चन 126 देखिएगा, 1946 के अंदर 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी थी भारत की आजादी से पहले की बात है, तो 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका जो परिषद है, जो सरकार के जो हेड है, उसमें आपके सभापति तो कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन था, लेकिन उपसभापति की बात हो रही है और वो थे नेहरू जी। और ये जुड़ते हुए प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार यही आते हैं, याद कर लेना, इनको रट लेना सुबह उठ करके, है ना, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ये दवाई लेनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, 4th ग्रेड का पेपर निकल जाएगा। स्वाहा। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार होता है? 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने, लेकिन दिन लगे थे 18। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान को बनने की अवधि है। इसमें 1 सप्ताह और जोड़ रहे हैं, ऐसे 11 + 1 11 + 7 18 आ जाता है। तो ऐसे दिमाग में सेट करो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई बार होता है कि जो बच्चे फैक्चुअल चीजें नहीं पढ़ के जाते, उनके 5-10 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो कभी लाडेरी बुआ नहीं बननी, लखनऊ लाडो नहीं बननो, है ना, उतावलापन नहीं दिखाना, धैर्य के साथ में थोड़ा रुक करके पेपर देना। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अभी मैंने तुम लोगों को प्रश्न पूछा था कि भाई अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि 26 जनवरी 2024 को हमने संविधान दिवस मनाया था। अभी ठीक है, अगला अभी वाला तो आया नहीं, 75वां मनाया था। 75वां संविधान दिवस, 75वां संविधान दिवस है वो आपके कब मनाया गया? 26 नवंबर 2024 को। अब इसकी थीम है वो पटवारी पेपर में पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने। तो थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो हमारा संविधान, हमारा और कॉन्स्टिट्यूशन और प्राइड, तो इस तरह से याद रखो, ये थीम पूछी गई थी। तो ये ध्यान रखना आपको, 75वीं वर्षगांठ एक अच्छा अवसर था और प्रश्न पूछ लिया, वापस रिपीट होएगा, ध्यान रखना, ठीक है, वापस रिपीट होने के पूरे चांस हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है और 2015 को फर्स्ट बार, है ना, हालांकि वर्षगांठ है 75वीं थी, लेकिन ये संविधान दिवस हमने 2015 से स्टार्ट किया था। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन है वो सर्वोच्च है? देखो, सबसे ऊपर तो संविधान है और संविधान का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, एक मैं फोटो भी लगा दूंगा, समितियों के हेड 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी। कितनी? 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी। और इन 8 बड़ी समितियों में कह रहे हैं कि आपका संघ संविधान समिति, संघ के नेहरू जी थे। संघ के कौन थे? नेहरू जी थे। प्रांत के पूछे तो आपके पटेल थे, प्रांत के पूछे तो पटेल थे, संघ के पूछे तो नेहरू थे। प से प्रांत और प्रांत के पटेल जी थे। और हम बात करें प्रारूप समिति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भीमराव जी अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, अब देखो सीधा सीधा पूछा है कि प्रांत वाला, तो प्रांत से मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, सरदार पटेल, प्रांत से सरदार पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान का ढांचा बनाने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वो आपके भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था, है ना। लगभग 8-9 महीने बीत चुके थे, 8 महीने हुए संविधान सभा की पहली बैठक के बाद में ये बनी है। तो 133वें का डी हो गया। 134वें का देखिएगा, भारत के संविधान में हमने उद्देशिका, प्रस्तावना, इन प्रियम्बल, एक ही बात है, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, ये हमने अमेरिका के संविधान से, कहां से? अमेरिका के संविधान से अपनाया है।
अमेरिका के संविधान से, तो संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताएं ये आपसे पूछी जाएगी। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, यह प्रश्न आया हुआ है। राज्यों के संघ की बात करें, वैसे तो हमने बात करें ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान अधिनियम से, लेकिन हमने संघ की अवधारणा है वो कहां से अपनाई है? कनाडा के संविधान से। कनाडा से हमने संघ की अवधारणा को अपनाया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? देखो, मूल कर्तव्य की बात करें तो 1976 के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों का विचार लिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और ये आपको याद रखना है मूल कर्तव्य जो भाग 4 क के अंदर, 4 क के अंदर और अनुच्छेद 51 क के अंदर, अनुच्छेद 51 क के अंदर और भाग 4 क के अंदर है। तुम लोग नहीं चाहोगे ना तो भी मैं सिलेक्शन करा दूंगा तुम्हारा। मेरे साथ हो रखा है एक बार, बचपन में स्कूल की यादें बता देता हूँ। मुझे एक सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, संस्कृत। मेरी मैडम जो पढ़ाने वाली थी वो इतने बार बार रिवीजन कराते थे कि मेरे को कई बार पढ़ने की उल्टी होती थी। मैंने कहा यार ये मैडम इतना क्यों पढ़ाते हैं। बाद में पता चला कि मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन फिर भी इतने तगड़े नंबर आए तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि बार बार पढ़ोगे तो ना चाहते हुए भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा, गुरुजी बार बार पढ़ाते हैं, सिर्फ आके बैठ जाया करो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, होता है, कई बार होता है सर। तो रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, वो वाली बात है। समवर्ती सूची वाला अच्छा प्रश्न है कि हमने समवर्ती सूची की संकल्पना है। देखो 7वीं अनुसूची वाला पटवारी में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची है वो आपके किससे संबंधित है? तो वो आपके केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा जो है केंद्र और राज्य में, उनके बारे में है 7वीं अनुसूची। तो ये प्रश्न आया था। हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से समवर्ती सूची की अवधारणा को अपनाया है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, इससे मिलते जुलते प्रश्न पटवारी में पूछे गए थे, आपके कौन सा अलग पूछ लेंगे? सीधी सी बात है, यही पूछेंगे। आगे देखो, कौन सा युग्म आपका यहां पर सुमेलित है? दिए गए में से आपका कौन सा जोड़ा है वो आपका सही तरीके से सुमेलित है? संविधान का जो दूसरा भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका भाग 3 है, वो आपका भाग 3 आता है। भाग तीसरा है नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। संविधान का भाग 4A है, वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, वो आपका भाग 4 है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की बात करें तो शेड्यूल जो है वो 12 अनुसूची है। इनमें से 7वीं अनुसूची का प्रश्न पटवारी में पूछा था। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रश्न है। 10वीं अनुसूची है तो दल बदल के बारे में बात है, पॉलिटिकल पार्टीज में होता ना, तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट अनुसूची है वो मैं रटवा दूंगा, बाकी तो भले ही कितना ही पढ़ो पूरे साल, लास्ट में यही प्रश्न आने हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी होशियारी, वो टेस्ट पेपर दे लेना बस, है ना। मॉडल पेपर लेके आ जाना, कल टेस्ट दे लेना। अभी ये पटवारी में पूछा था, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में? तो यहां पर अच्छा कर का पूछा है, तो ये आपका राज्य सरकारों के बारे में पूछा जा रहा है 11वीं अनुसूची में ना। 11वीं और 12वीं जो है वो स्थानीय निकाय से संबंधित है। क्वेश्चन 140, एक सेकेंड। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार, शुल्क और कर वगैरह ये सब 7वीं अनुसूची के पार्ट हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारे की बात हम करते हैं, शक्ति बंटवारे की हम बात करते हैं, उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। तो 7वीं अनुसूची है इसमें। तो ये तो स्थानीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, ये आपका स्थानीय निकाय। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा याद रखना, बी ऑप्शन है स्थानीय निकाय। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। अब देखो मैं तो नॉन स्टॉप 5-6 घंटे पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं तुरंत गलती पकड़ लेता हूं, 200 क्वेश्चन में एक आध छोटी मोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान के अंदर क्या शामिल है? अब कहने का मतलब है भारतीय संविधान में मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद है, और वैसे वर्तमान में देखा जाए तो ये 450 प्लस हो चुके हैं आर्टिकल। लेकिन अभी हम कहेंगे मूल अनुच्छेद आज भी भारतीय संविधान में 395 है,
उनके उप पाठ जुड़ते गए, लगभग हो गए आपके 450 प्लस हो गए, लगभग 55। तो 395 अनुच्छेद है, 22 तो इसमें भाग है, 12 इसमें अनुसूचियां है। तो ये इस तरह से याद रखना है। ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, 141 के अंदर ए। भारतीय संविधान कैसा है? अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे संविधान की विशेषताओं की बात करें कि भाई भारत का संविधान कैसा है, कि ना तो कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है, बल्कि थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। कि हमारे यहाँ कई सारी छूट भी दी हुई है, जैसे अमेरिका में नहीं है, ठीक है। इस तरह से कई सारी चीजें हैं। तो ना ही कठोर ना ही लचीला नहीं, बल्कि थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला, थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे याद रखो। मतलब ज्यादा एकदम कठिन नहीं है, कठोर नहीं है, भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरह है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? और आपके तो सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताओ, सीधा सीधा। तो भारतीय संविधान की विशेषता संसदीय सरकार है। अध्यक्ष सरकार हमारे यहां पर नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि ये यूएसए के अंदर है, अपने यहां पर नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है, जो है कार्यपालिका और जो है व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करती है ना, अंकुश लगा के रखती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर। संघ सरकार है, जहां पर केंद्र और राज्य, स्टेट और आपका यूनियन दोनों मिलकर काम करते हैं। और संसदीय सरकार तो है ही, जिसमें आपको उत्तरदायी सरकार होती है, ठीक है। अध्यक्ष प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका में है। 144वें के अंदर राष्ट्रपति पद्धति के अंदर सारी की सारी कार्यपालिकाई शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां, कार्यपालिकाई और संवैधानिक शक्ति, ये सब किसके पास में होती है? राष्ट्रपति पद्धति के अंदर कह रहे हैं। राष्ट्र संवैधानिक नहीं कहेंगे, भारत के अंदर संवैधानिक शक्ति है वो आपके, भारत के अंदर है वो आपके, किसके है? राष्ट्रपति के पास में है। भारत में संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास में, लेकिन कार्यपालिका शक्तियों का हेड तो पीएम है आपके, कहां पर? भारत के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति पद्धति कह रहे हैं, और राष्ट्रपति पद्धति है आपके अमेरिका के अंदर, जहां पर राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। वहां का भी देख लो तुम, डोनाल्ड ट्रंप है, वही पावरफुल है। कभी सुना कि अमेरिका का प्रधानमंत्री? नहीं सुनते सर, क्योंकि वहां पर जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए राष्ट्रपति पद्धति का है। हमारी बात समझ में आई था लोगों ने? हाँ। हमारे यहां क्या पद्धति है सर? हमारे यहां संसदीय मॉडल है, संसदीय पद्धति है। कहां पर? इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघवाद की बात करें, जहां पर केंद्र और राज्य मिलकर के काम करते हैं। और मेरे लखनऊ के लाडे आने स्टार्ट हो चुके हैं। यार तुम लोगों के प्रति इतना प्यार क्यों है मेरा? सच बताऊं, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है बिना खाए पिए में मैं घंटों मेहनत करता जाता हूं। दिल से प्यार है तुम लोगों के लिए। थैंक यू मां सरस्वती को कि मुझे ये मौका दिया इतने लाखों बच्चों को पढ़ाने का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग हैं तो माइंड मैप है, वरना हम कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने ऐड ऑफ करी, अब इसका फायदा उठाना है। कोई ऐड नहीं आएगी आपके 20 तारीख तक भी, और उसके बाद भी नहीं। 5000 लाइव आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सभी बच्चों का। अरे वाह भाई, 5000 के 200 ही कम थे, 5100 कर दिए, 5100। तो सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है भाई। आज सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, 7 लाख तो बनते हैं। कौन सा एक भारत के संविधान का लक्षण नहीं है? देखो, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, हमारे यहां पर एक नागरिकता नहीं है। अब मेरे अंदर भी जोश ज्यादा आया कि आज 5000 का टारगेट पूरा हुआ। अब देखो तुम, इकरी नागरिकता जो है हमारे भारतीय संविधान का, सॉरी हम यहां बात करें इकरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका है, पूर्ण रूप से लिखित, केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इकरी नागरिकता, जहां पर आप केवल और केवल आपके है ना एक ही नागरिकता, हमारे यहां पर तो दोहरी नागरिकता, तो कई सारी चीजें होती है। आप राज्यों के नागरिक नहीं होते, आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ही हैं। इस तरह से ये अमेरिका के अंदर होती है, ये यूएसए के अंदर, हमारे यहां पर नहीं है। अब देखो तुम मेरी स्पीड, अब मेरे अंदर शक्तिमान बनेगा। 6000 लाइव होने वाले, शाबाश भाई मेरे शेरों, इतना प्यार विश्वास दिखाने के लिए। यार तुम लोग, अब कई बार लाइव ज्यादा होते हैं तब मुझे शक होता है कि यूट्यूब पर कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, कि वास्तव में सही लाइव हो रहे हैं। कई बार हो जाते हैं, बग आ जाते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर। अपना यूट्यूब चैनल वैसे सेफ है। आई हैव टू वॉच दिस। कई लोग होते हैं ना 3-3, 4-4 लाख लाइव लाए थे, वो लोग भी याद होंगे तुम्हें, वो फर्जी लाइव होते हैं, ठीक है।
अरे हाँ, कई बार क्या होता है कि जब हमारा नाम होना होता है तब बोट का अटैक के चांस रहते हैं, और एकदम से 4,000 से 8,000 लाइव होना, आई थिंक इट इज़ अ रिस्क। तो टीम चेक कर रही है, तो मुझे इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 तक तो फिर भी ठीक था, 8,000 लाइव एक झटके में होना वो थोड़ा रिस्क का मामला है। तो टीम चेक कर रही है, मैं उसके बाद ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये मामला रिस्क का है। एक्चुअल राइट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, कई सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, हैक का चांस रहता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, जब आपका नाम हो जाता है ना, लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, ये हकीकत है। बोट लाइव किसी ने अटैक किया है अपने चैनल पर। ठीक है, मैं टीम से बात कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा वेट करें। हाँ, हैकर लोग घूमते रहते हैं, उनकी इतनी औकात होती है। हम्म। प्यारे बच्चों, कई बार देखो एकदम से लाइव बढ़ना, इट्स हैकर अटैक होता है, कई बार होता है, ये रियलिटी है। आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के देख लिया करो, एकदम से लाइव होना, ये एकदम वो है ना, अटैक वाला मामला होता है। तो मैं इस रिस्क को लेना नहीं चाहता, मैं देखना चाह रहा हूं कि 8,600 जो लाइव हुए हैं, ये अगर 10,000 लाइव क्रॉस करते हैं तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि 10,000 लाइव बच्चे एग्जाम से जब एक दिन पहले होता है ना, उस समय लाइव आते हैं मेरे, और है ना, वो कई बार होता है एकदम से 3,000 से, भाई 3,000 से 3,500 हो सकते हैं, 3,600 हो सकते हैं, 3,700 हो सकते हैं, 3,800 हो सकते हैं, एकदम से 10,000 होना, थोड़ा वेट करिएगा प्लीज, है ना। अपने चैनल की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, अपनी चैनल की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने रफ्तार पकड़ी है इस टाइम में, और जिन कोचिंग संस्थानों की हवा टाइट हुई है एक साल के अंदर,
भाई तुम बच्चों को सही से नहीं पढ़ाओगे, कुछ अगर धोखा होगा, पहले हो जाता था, कोई भी आके फेमस होकर के कैसे भी पढ़ा के चला जाता था, कैसे भी कोचिंग हो जाती थी। आज न्यू टैलेंट आया है अभी वर्तमान समय में, हमें आगे अभी थोड़ा देर बाद में कंटिन्यू करूंगा, इस पार्ट को कट भी करवा दूंगा अगर लाइव कंटिन्यू करता हूं तो। पहले चल जाता था, अभी न्यू टैलेंट आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो भाई जो अच्छा पढ़ाएगा वो टॉप करेगा। एक ही साल के अंदर मैं 1 मिलियन करने जा रहा हूं, और पूरे राजस्थान में ऐसी कोई सिंगल कोचिंग नहीं है जिसने एक ही साल के अंदर, राजस्थान को पढ़ाने वाले कोचिंग में एक सिंगल साल के अंदर जिसने 1 मिलियन किया। मैं 1.5 साल में 1 मिलियन कर रहा हूं, 10 लाख बच्चे, ठीक है। तो ये होता है, तब कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर अटैक भी होता है, ऑनलाइन भी इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं। मैं देखो बड़ा सिंपल आदमी हूं, मेरे को ऐसी चीजें, हालांकि ना मैं किसी का बुरा करता हूं, बट हाँ विद्यार्थियों के साथ अगर कोई बुरा करे तो मैं हमेशा साथ खड़ा रहता हूं ना। एकदम से लाइव वास्तव में ये एक है ना, वो ये बड़े बड़े लोगों को पता नहीं चलता है। अभी थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे अलग पांडे सर की, फिजिक्स वाले सर का, उनके चैनल पे भी एक बार हो गया था, तो तब मुझे पता चला था कि भाई एकदम से ऐसा कुछ वीडियो मेरे आगे आ गया था। तो अलग सर ने भी बताया था कि भाई बोट अटैक हो रहे हैं इंडिया में। कई सारे ऐसे चैनल थे जिनके ऊपर बोट अटैक हुए थे। हैकर्स लोग हैं वो एकदम से लाइव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कहां से कैसे क्या कर लेते हैं ये लोग, है ना। मैं डर रहा हूं सिर्फ तुम लोगों के लिए, बाकी मुझे क्या ही पड़ता। यूट्यूब को भी पैसे के उद्देश्य से बनाया भी नहीं था, यूट्यूब कभी पैसे के उद्देश्य से बनाया ही नहीं था। आज भी यूट्यूब से चाहूं तो पैसा महीने के लाखों कमा सकता हूं, लेकिन मैं टीम से लगातार संपर्क में हूं व्हाट्सएप पर। आप लोग भी लाइव बने हुए हैं तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें। ये पहली बार हुआ है माइंड मैप बनने के बाद से कि इस तरीके से अपने ऊपर ये बोट का अटैक हो रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। हाँ, अप्रत्याशित लाइव, क्योंकि अपन जब लाइव जुड़े थे तब 3,000 लाइव थे। 3,000 से 3500 होने में घंटा भर लगा, और 3600, 3700, 3800 समझ में आता है, लेकिन 1 मिनट में 1,000 लाइव जुड़ता जा रहा है। ये मामला तो रसगुल्ला वाली बात होगी, जब 3-3, 4-4 लाख लाइव दिखा करके बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता था। आज तक तो उनके लाइव नहीं आए 3-4 लाख, वही 10-15 हजार चलते हैं उनके भी, तो बस वो बेवकूफ बनाने वाली बातें थी। लेकिन मेरे यहाँ पर बोट का अटैक हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चों थोड़ा माफी चाहता हूँ, ठीक है। अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ये बोट अटैक है, प्लीज मैं माफी चाहता हूं, रियल लाइव नहीं है। एकदम से 4,000 का 8,000 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एकदम से 4 का 8 पॉसिबल नहीं है। माफी चाहता हूं, मुझे इस क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि 9,000 लाइव पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ओके।